तो शुरू करते हैं स्टोरी को अब। रोनी के बदले तेवर। आशी और अर्जुन के जाने के बाद एक गाड़ी आकर हवेली के दरवाजे पर रुकती है। इसमें से एक 55 साल का आदमी उतरता है। उसने धोती कुर्ता पहना हुआ था और गले में गमछा और सर पर पगड़ी। वो आदमी सीधा अंदर हवेली में चला जाता है और एक रूम के बाहर दरवाजे पर नॉक करता है। सामने कुर्सी पर बैठा शख्स अंदर आने का इशारा करता है। वो आदमी अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं आ गया, बताइए क्यों बुलाया है आपने मुझे। ए फ्लैट आगे। दूसरी ओर नाज को दिखाया जाता है। नाज आराम से बिस्तर पर फैलकर सो रही थी। उसे तो कोई टेंशन ही नहीं थी जो कुछ भी उसने किया या उसके साथ हुआ। वो तो बस सब भूलकर रोनी के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करने के हसीन ख्वाब देख रही थी। लेकिन नाज को क्या मालूम कि उसके ये सभी सपने उसकी आंख खुलते ही टूटने वाले हैं। इन सब से अनजान नाज तो अपनी नींद पूरी कर रही थी। तभी रोनी उस रूम में आता है और नाज को जगाते हुए तेज आवाज में कहता है, नाज उठो नाज। नाज अपनी हल्की सी आंखें खोलकर एक बार रोनी को देखती है और पलटकर वापस से सो जाती है। रोनी नाज का जगाते हुए कहता है, नाज उठो। लेकिन नाज तो कुंभकर्ण की तरह सो रही थी, मानो जन्मों की नींद अधूरी थी, उसे पूरी कर रही हो। ये देख रोनी इरिटेट हो जाता है और साइड टेबल से पानी का जग उठाकर नाज के चेहरे पर पलट देता है। नाज हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाती है और अपना चेहरा साफ करते हुए रोनी को घूर कर देखती है। रोनी बेरुखी से नाज से कहता है, चलो अब उठो और काम करो। नाज रोनी को आंखें फाड़े मुंह खोले देख रही थी। रोनी एक फीकी हंसी हंसते हुए कहता है, ऐसे क्या देख रही हो, ये तुम्हारा जिंदल मेंशन नहीं है जहां तुम्हारे आगे पीछे 10 नौकर घूमेंगे। अब उठो और काम पर लगो। नाज बेड से उठकर रोनी से कहती है, रोनी तुम्हें तो पता है ना कि मुझे तो कोई भी काम नहीं आता। नाज की बात भी सही थी। नाज ने तो एक कप पानी भी कभी नहीं उबाला था और रोनी उसे अपने घर में काम करने के लिए कह रहा था, जो घर नॉर्मल घर के मुकाबले बड़ा था। रोनी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता, अब तुम्हें काम करना मैं सिखाऊंगा। इतना कह नाज का हाथ पकड़कर नीचे लिविंग एरिया में ले आता है और किसी को आवाज लगाते हुए कहता है, मिस्टी माँ झाड़ू पोछा लेकर आना। तभी एक महिला जिसकी उम्र 45 साल होगी, वो औरत एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में एक बाल्टी और उसमें पोछा लाकर रोनी के सामने रख देती है। नाज हैरानी से एक बार रोनी को एक बार इस बाल्टी को देख रही थी। नाज मना करते हुए कहती है, नहीं मैं ये सब नहीं करने वाली, समझे। रोनी नाज के बालों को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कहता है, नहीं करने वाली तो ठीक है, इसकी सजा आशी जिंदल को मिलेगी। नाज की एक दर्द भरी आह निकल जाती है रोनी की इस हरकत से। नाज हैरानी से कहती है, दी को इसकी सजा मिलेगी से क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। रोनी नाज के बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए अपने चेहरे के करीब करते हुए कहता है, आशी को सजा से मतलब है कि अगर तुमने यहाँ मेरे कहा काम करने से मना किया तो मैं वहाँ जो मुझे गन आशी जिंदल को प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई है ना, उसी गन की बुलेट आशी जिंदल के सीने में होगी, समझी तुम। ये सब सुन नाज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नाज को तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि रोनी ये सब कुछ उससे कह रहा है। आज नाज के सामने वो रोनी नहीं था जिसने उसे 2 दिन पहले शादी के लिए पूछा था। आज रोनी के अलग ही बदले बदले तेवर नजर आ रहे थे। लेकिन कारण क्या है वो नाज भी नहीं जानती थी, लेकिन जानना चाहती थी। नाज घबराए परेशानी से हकलाते हुए कहती हैं, रोनी कह दो तुम मजाक कर रहे हो। रोनी नाज को झटके से छोड़ते हुए कहता है, मेरा कहा और तुम्हारा सुना हुआ एक एक शब्द सही है। नाज जो कि रोनी के झटके से छोड़ने से 2 कदम पीछे को हो जमीन पर घुटनों के बल गिर जाती है। नाज हथेली के सहारे से खुद को पूरा गिरने से बचाती है और आशी भरी नजरों से लाचारी के साथ रोनी से कहती हैं, तुम मुझे परेशान कर रहे हो ना, तुम मजाक कर रहे हो ना, तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ये सब क्या है। रोनी नाज के पास घुटनों के बल बैठकर उसके जबाड़े को कसकर पकड़ कहता है, नहीं करता मैं तुमसे प्यार, ये शादी मैंने बस जिंदल फैमिली से बदला लेने के लिए की है। मैं तुम्हें यहाँ तड़पाऊंगा, दर्द तकलीफ हर रोज दूंगा, तब कहीं जाकर मेरा बदला पूरा हो। जब तुम्हें तड़पते देखकर वो आशी जिंदल तड़पेगी, उसके चेहरे पर दर्द देखकर मुझे खुशी मिलेगी। नाज की आंखों से आंसू लुढ़क कर रोनी के हाथ पर गिर जाता है, लेकिन रोनी को उन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नाज रोते हुए कहती है, लेकिन तुम जिंदल फैमिली दी से बदला क्यों लेना चाहते हैं। रोनी नाज को वही छोड़कर चला जाता है बिना उसके सवाल का जवाब दिए। रोनी दरवाजे तक पहुंचकर उस महिला को आवाज लगाते हुए कहता है, आज सारे घर के काम ये करेगी, कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा। इतना कह रोनी घर से बाहर चला जाता है। रोनी का घर बस जिंदल मैंशन से थोड़ा ही छोटा था। कोई इस घर को देखकर ये नहीं बता सकता था कि ये घर एक बॉडीगार्ड का है। रोनी कार में बैठा स्टीयरिंग व्हील पर जोर से पंच मारते हुए कहता है, ये सब गलत है, आप क्यों मुझसे भी गलत करवा रहे हैं, बस एक बदला लेने के चलते। आपका पता नहीं पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रोनी की आंखों में से एक बूंद आंसू की टपक जाती है।
रोनी की आंखों में दर्द था जो साफ बयां कर रहा था कि अभी अभी जो कुछ भी उसने नाज के साथ किया था अभी उसका दर्द रोनी की आंखों में भी दिखाई दे रहा था। रोनी एक गहरी सांस लें अपनी कार स्टार्ट कर चला जाता है। एक अंधेरे कमरे में एक लड़का जिसकी उम्र 26-27 साल होगी। अभी रोनी ने नाज के साथ जो किया और नाज को वहीं बैठे रोते हुए बड़ी सी स्क्रीन पर लाइव देख और सुन रहा था। वो शख्स एक डेविल हंसी हंसते हुए कहता है, मैं चाहता हूं तुम जल्द से जल्द अपने इन आंसुओं की खबर अपनी दी तक पहुंचाओ। फिर जो उस आशी जिंदल की आंखों में आंसू होंगे ना वो मेरे जख्म पर नमक का काम करेंगे। उधर आशी का कैबिन। आशी अपनी चेयर पर कमर टिकाए बैठी थी और अपने सामने खड़े अर्जुन को एक एविल स्माइल कर रही थी। और आशी के सामने फाइल्स का ढेर पड़ा था। अर्जुन बेचारी सी शकल बनाए खड़ा था। अर्जुन धीरे से कहता है, इस बेचारे पर थोड़ा सा तरस खा लो ना भा मैम। आशी अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहती हैं, रात को तो कोई मेरी वार्निंग का हल्के में ले रहा था। अब ये पनिशमेंट है। जरूरत से ज्यादा जबान चलाने की जाओ, हर डिपार्टमेंट में फाइल पर जिसका नाम लिखा है उस पर्सन को ये फाइल देकर आओगे। लेकिन याद रहे लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना, स्टेयर्स का यूज करना है। बारी बारी से सभी के टेबल पर ये फाइल्स पहुंच जानी चाहिए, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। 1 घंटा बस। अर्जुन फ्लश्ड शॉक्ड होते हुए कहता है। आशी 1 घंटा ज्यादा लग रहा है तो टाइम कम करूँ? नहीं नहीं मैम मैं कर लूंगा। इतना कह अर्जुन फाइल्स के लगे ढेर की तरफ देखता है जो कम से कम 60 से 70 फाइल्स थी जो हर फ्लो पर अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर देनी थी। अर्जुन उन फाइल्स की ओर देखकर रोने जैसी शकल बनाकर कहता है, इन्हें मैं 1 घंटे में ही कर लूँ, यही बड़ी बात है। अर्जुन आगे आशी के टेबल के पास आ उनमें से आधी फाइल्स को उठाते समय खुद से ही कहता है, अर्जुन बेटे ये आफत भी तूने ही मोल खरीदना लीक लेना है अब भुगत। लेकिन अर्जुन के माइंड में कुछ ट्रिक करता है और वो एक मिस्टीरियस स्माइल कर आशी से कहता है, भाभी मेरी प्यारी भाभी। मुस्कुरा लगाते हुए आशी से कहता है। आशी अर्जुन को छोटी नजरें कर घूर रही थी, मानो कह रही हो कि ये ऑफिस है घर नहीं। अर्जुन एक प्यारी सी स्माइल के साथ आगे कहता है, भाभी अगर आप मुझे ये काम लिफ्ट का यूज करने देंगी तो मैं आपको करण को मनाने में हेल्प कर सकता हूँ। आशी अर्जुन के अरमानों पर पानी फेरते हुए कहती है, मैंने तुमसे हेल्प मांगी क्या? वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन सड़ी सी शकल बना लेता है और आधी फाइल्स उठाकर आशी के केबिन से जाते हुए कहता है, मैं तो आपका भला ही सोच रहा था, बाकी आपकी मर्जी। वैसे करण आपका फोन तो उठा ही रहा होगा। इतना कह अर्जुन आशी के केबिन से चला जाता है। कहीं ना कहीं अर्जुन आशी की दुखती नस पर हाथ रख गया था। सच में आशी ने सुबह से ना जाने कितनी ही बार आशी ने करण के पास कॉल किया था लेकिन करण ने एक बार भी रिस्पांस नहीं किया। आशी अपनी ही सोच में गुम हो जाती है। तभी आशी के केबिन का डोर नॉक होता है। आशी के कम इन कहने पर राघव अंदर आते हुए कहता है, मिस जिंदल आर ग्रुप्स के साथ मीटिंग है। आशी एक फाइल उठाकर अपनी जगह से खड़े होते हुए राघव को एक पेपर देते हुए कहती है, ये अर्जुन की लीव है 1 वीक के लिए, मैंने लीव साइन कर दी है, उसे इन्फॉर्म कर देना मेरी भी कुछ दिनों के लिए मीटिंग पोस्टपोन कर दो और कोई डील है तो होल्ड पर रख दो। आशी ये कहते वक्त कंपनी से बाहर आ जाती है। राघव मैन एंट्रेंस पर खड़ी कार का दरवाजा खोलते हुए कहता है, जी मिस जिंदल। आशी कार में बैठ जाती है और राघव ड्राइवर के बगल वाली सीट पर। आशी की कार आर ग्रुप्स की ओर चल पड़ती है। कुछ देर बाद आशी आर ग्रुप्स की रिसेप्शन से होते हुए सीधा मीटिंग रूम की ओर बढ़ जाती हैं। तभी कोई आशी को देख अपने सामने खड़े लड़के से कहता है, ये तो मिस जिंदल है ना। तभी उसके सामने खड़ा लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो आशी को अपने सामने देखकर दंग रह जाता है। जल्दी से तुरंत बिना आशी की नजरों में आए वापस उस लड़के की ओर मुड़कर कहता है, जल्दी कुछ कर वंश, तुम एक काम करना मीटिंग हैंडल कर लेना, मैं जा रहा हूँ। वंश करण से कहता है, लेकिन सर मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगा, और मिस्टर ऋषि रावल ने तो स्पेशल आपके साथ मीटिंग करने को कहा था, पिछली मीटिंग में जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए। करण अपने मन में कहता है, एबिया आड़े के कर ऐसा गर इसने मैं आड़े देख लिया फेर के कहूँगा। सोच करण किम सोच, अब ये यहाँ क्या कर रही है, अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो क्या कहूँगा। सोच करण कुछ सोच। कोष्टक। करण को डर लग रहा था कि अगर आज आशी ने उसे यहाँ देख लिया और आशी को पता चल गया कि एसएस टेक्सटाइल करण की है तो ये जान वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि बिना अपनी पहचान बताए वो आशी के रीड महारी प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था और साथ में एक शोरूम आउटलेट पर भी काम कर रहा था जिसमें एक ही छत के नीचे बड़ों से लेकर बूढ़े तक सभी के लिए सभी प्रकार की एसेसरी अवेलेबल हो। ये सच जान आशी कैसे रिएक्ट करेगी, यही सोच करण परेशान हो रहा था। तभी आशी करण के बगल से निकलकर मीटिंग रूम में जाने लगती है। आशी करण के बगल से जब गुजरती हैं तो करण आशी की ओर अपनी पीठ घुमा लेता है। आशी को करण के बगल से जाने पर कुछ अलग ही फील आती हैं। थोड़ी आगे जा आशी पीछे मुड़कर देखती हैं तो वहां बस सिर्फ वंश खड़ा था। वंश आशी को देख एक स्माइल पास कर ग्रीट करता है।
आशी खुद से ही कहती है मुझे ऐसा क्यों लगा कि करण था यहाँ। राघव की आवाज़ सुन आशी अपने ख्याल से बाहर आती हैं। राघव कहता है मिस जिंदल प्लीज चलिए। आशी अपनी गर्दन हिला वापस मूड मीटिंग रूम में चली जाती है। क्या आज देख लेगी आशी यहाँ करण को और जान जाएगी कि एसएस टेक्सटाइल का फाउंडर और कोई नहीं बल्कि करण है। एपिसोड 82 खाना हजम कैसे होगा। आशी खुद से ही कहती है मुझे ऐसा क्यों लगा कि करण था यहाँ। राघव की आवाज़ सुन आशी अपने ख्याल से बाहर आती हैं। राघव कहता है मिस जिंदल प्लीज चलिए। आशी अपनी गर्दन हिला वापस मूड मीटिंग रूम में चली जाती है। अब आगे नत्तू का घर। नत्तू सुबह जल्दी जल्दी उठकर सभी के लिए किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। आशी ने नत्तू के घर पर सुबह होते ही अपनी फैमिली के लिए काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स करवा दिए थे, क्योंकि आशी खुद भी ये नहीं चाहती थी कि नत्तू की फैमिली पर कोई भी किसी भी प्रकार का जिंदल फैमिली के चलते बर्डन आए। आशी ने सभी की ज़रूरत के हिसाब से जितना हो सके उतना इंतजाम करवा दिए थे, क्योंकि आशी नहीं चाहती थी कि नत्तू की फैमिली पर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल बर्डन आए। आशी ये भी जानती थी कि जिंदल फैमिली नत्तू के फैमिली में खुद को एडजस्ट भी कर लेगी, लेकिन जो जिंदल फैमिली अपनी डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स यूज़ करती है वो नत्तू की फैमिली में नहीं मिलेंगे। इसलिए आशी ने सब अरेंज करवा दिया था, क्योंकि जिंदल फैमिली यहाँ एक हफ्ते रुकने वाली थी। नत्तू किचन में जल्दी जल्दी सभी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। देवश्री की आकाश जी को नहलाने और कपड़े पहनाने में हेल्प कर रहा था, और कुछ देर में सभी रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने आ गए थे। नत्तू के घर पर कोई ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल नहीं था, वो सभी जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। जैसे ही पार्वती जी, श्री और देव आकाश जी की व्हीलचेयर को धकेल कर ला रहा था, रचना जी और सुरेश जी उन सभी के लिए चारपाई पर खाने की प्लेट रख देते हैं। ये देख पार्वती जी रचना जी से कहती हैं अरे रचना बेटा, हम सभी आज हमारी नत्तू की ही तरह जमीन पर बैठकर खाएंगे। सुरेश जी लेकिन आप सभी तो कुर्सी टेबल पर बैठकर खाते होंगे ना, आप यहाँ ऊपर चारपाई पर बैठ जाए। पार्वती जी पूरे रौब से कहती हैं अरे भाई कहाँ बैठकर खाना है कहाँ नहीं ये हम डिसाइड करेंगे, हम भी आप सभी की तरह नीचे बैठ खाएंगे, जिसे जैसे खाना है वो वैसे खा सकता है। श्री की ओर देखकर कहती हैं। श्री आकाश जी के लिए नत्तू से एक प्लेट में खाना डलवा रही थी। श्री कुछ नहीं कहती, बस अपनी सास की बातें चुपचाप सुनती है। श्री को कोई जवाब ना पता देख पार्वती जी धीरे से अपने बगल में खड़े देव से कहती हैं ये तेरी मॉम को क्या हो गया, आज मेरे साथ बहस क्यों नहीं कर रही, ये मेरे साथ लड़ेगी नहीं तो मेरा खाना हजम कैसे होगा। देव धीरे से पार्वती जी के कान में कहता है पार्वती देवी आपको अपना खाना हजम करना है तो आप नत्तू के साथ कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है आप अपने बेटे की बीवी से बहस कर रही है या पोते की बीवी से। पार्वती जी देव के कान को पकड़कर कहती है आजकल की ज़्यादा ही शैतान नहीं हो गया तू, मैं क्यों लड़ूं अपने पोते की बहू से, मेरे टक्कर की बस तेरी मॉम है, समझा तू। इतना कह देव का कान छोड़ देती है जो बस बहुत ही धीरे से पकड़ा था। श्री आकाश जी की व्हीलचेयर के सामने एक टेबल पर बैठ जाती है और अपने हाथों से आकाश जी को खाना खिलाने लगती है। आकाश जी को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद श्री आकाश जी का चेहरा क्लीन कर खुद भी बाकी सभी के पास जमीन पर बैठकर खाने लगती है। नत्तू सभी को सर्व कर रही थी और ब्रेकफास्ट के बाद नत्तू सभी के झूठे बर्तन लेकर किचन में चली जाती है। तभी नत्तू के घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। सभी उस ओर देखते हैं तो एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, हल्की हल्की दाढ़ी जो सफ़ेद हो चुकी थी। उसके एक हाथ में एक बैग था और दूसरे हाथ में सफ़ेद कोट और गले में स्टेटस्कोप, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह डॉक्टर था। सभी बड़ी हैरानी से उसे देख रहे थे सिवाय देव के। देव समझ गया था कि हो ना हो इस न्यू डॉक्टर को आशी ने भेजा है। वो डॉक्टर अंदर आते श्री की ओर देखते हुए कहता है हेलो मिसेस जिंदल, आई एम डॉक्टर कबीर, डॉक्टर कवीज फादर, मैं हूँ डॉक्टर कबीर, डॉक्टर कवी का पिता। सभी कंफ्यूज्ड थे, खासकर श्री, क्योंकि ये पहली बार था कि आशी ने श्री को कुछ भी नहीं बताया था। श्री छोटी नजरें कर हैरानी से पूछती है लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं डॉक्टर कबीर। डॉक्टर कबीर कुछ कहता उससे पहले ही देव कहता है ये डैड के चेकअप करने आए हैं। पार्वती जी और श्री दोनों एक साथ कहती है लेकिन आकाश जी का तो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो फिर ऐसे अचानक डॉक्टर चेंज करने की क्या ज़रूरत है। डॉक्टर कबीर कहते हैं देखिए मिसेस जिंदल, मुझे यहाँ आशी के कहने पर ही कवि ने मिस्टर जिंदल के ट्रीटमेंट के लिए भेजा है, और हाँ आशी ने यह भी कहा था कि इस घर से बाहर किसी को पता ना चले कि आकाश जी का ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ। श्री के माइंड में कल से लेकर अब तक की सारी बातें किसी रील की तरह घूमने लग जाती है कि कैसे आशी केयरटेकर को जबरदस्ती लीव देकर आकाश जी और बाकी सभी को यहाँ लाती हैं, और फिर देव का अचानक गायब होना और फिर वापस नत्तू के साथ आना, जबकि नत्तू करण के साथ गई थी। श्री डॉक्टर कबीर से कहती हैं अगर आशी ने कोई डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया है, प्लीज़ आप आकाश जी का चेकअप कीजिए।
इतना कह आकाश जी की व्हीलचेयर को धकेल रूम में ले जाती है और देव और डॉक्टर कबीर मिलकर दोनों को आकाश जी को बेड पर लिटा देते हैं और आकाश जी का डॉक्टर कबीर चेक करते हैं और कुछ ब्लड सैंपल कलेक्ट कर श्री और देव से कहते हैं रिपोर्ट्स आने के बाद मेडिसिन चेंज करेंगे। कल शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएगी, तब तक मेरी मानिए इन्हें कोई मेडिसिन मत दीजिए। इतना कह डॉक्टर कबीर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर को जाते हुए नत्तू देखती है क्योंकि नत्तू अभी किचन से बर्तन और किचन साफ करके आई थी। नत्तू अंदर रूम में जाती है जहां सभी आकाश जी को घेर कर खड़े थे। नत्तू अंदर जाकर देव से जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में आकाश जी की फिक्र जताते हुए कहती हैं डैड ठीक है ना? केयर टेकर डैड को जो दवाई दे रहे थे वो गलत दवाई थी ना? नए डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया ना डैड का? क्या कहा उन्होंने डैड ठीक हो जाएंगे ना? उन्हें सच में कोई गलत मेडिसिन दे रहा है ना? नत्तू ये सब एक ही सांस में कह देती है। नत्तू जब अपने ऊपर घरवालों की नज़रों को महसूस करती है तब जाकर उसे महसूस होता है कि इस रूम में उसके पीछे बाकी सब भी है। नत्तू बेचारी सी शकल बना एक बार देव की देखती है और एक बार बाकी सभी की ओर। श्री सवालिया नज़रों से देव और नत्तू को देख रही थी। श्री इन सब बातों से ये तो समझ गई थी हो ना हो केयरटेकर ही है जो आकाश जी को गलत मेडिसिन दे रहा है, इसलिए आशी केयरटेकर को यहाँ लेकर नहीं आई। लेकिन श्री सब देव के मुंह से क्लियर सुनना चाहती थीं। श्री देव की ओर सवालिया नज़रों से देव के कहने का इंतजार कर रही थी। देव खामोश खड़ा था। श्री का सब्र जवाब दे जाता है क्योंकि आकाश जी से जुड़ी बात वो जानना चाहती थी और अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहती थी। श्री गुस्से से देव को घूरते हुए कहती हैं देव कुछ बोलोगे तुम्हें और नत्तू ये सब कैसे पता? नत्तू क्या कह रही है? नत्तू जो कि बेचैनी से अपने हाथ मल रही थी। देव नत्तू को शांत रहने का इशारा करते हुए श्री को बताता है। फ्लैशबैक जब अर्जुन और नत्तू बहस कर रहे थे और आशी उन्हें डांटते हुए कहती है जिसे जो कहना है घर चलकर कहना। इतना कह आशी अपनी कार की ओर जाने लगती है। नत्तू आशी को रोकते हुए कहती हैं भाभी ये बात डैड से जुड़ी है तो क्या अब भी आप घर जाकर सुनेंगी? आशी के चलते कदम रुक जाते हैं। आशी पीछे मुड़कर छोटी नजरें कर नत्तू को देख रही थी। एक बार को तो आशी की आंखों में देख नत्तू भी सहम जाती हैं क्योंकि आशी की वे मोटी मोटी आंखें बयां कर रही थी कि अगर बात सीरियस और जरूरी और सच में आकाश जी से जुड़ी हुई नहीं हुई तो आज तो गई नत्तू। क्योंकि आशी सबसे ज्यादा प्यार अपने पापा से करती है, उनके लिए सब कुछ कर सकती हैं और अपनी हदें भी पार कर सकती है। अर्जुन तो आशी को देख साइड हो जाता है और चुपचाप से कार में जाकर बैठ जाता है। आशी नत्तू का हाथ पकड़ खींचते हुए देव से थोड़ी दूरी पर ले जाती है। लेकिन आकाश जी की बात हो और देव सुने ना ये तो हो ही नहीं सकता। नत्तू धीरे से कहती हैं भाभी वो मैंने कल रात केयरटेकर को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना। उसकी बातों से लग रहा था कि जैसे वो नहीं चाहते कि डैड कभी ठीक हो। वो किसी के साथ मिलकर बस जिंदल फैमिली से रिवेंज ले रहे हैं। क्यों, किस लिए, ये मुझे भी नहीं पता। आशी अगर तुम गलत निकली तो? नत्तू हड़बड़ाहट में कहती है नहीं नहीं भाभी, खाटू श्याम जी की सो लगे नत्तू को अगर झूठ बोल रही हो तो मैं सच कह रही हूँ। आप चाहे तो डैड का डॉक्टर चेंज करके देख लीजिए। देव वही एक पिल के पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा था। फ्लैशबैक एंड अभी प्रेजेंट में श्री नत्तू से कहती हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम गलत ना हो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि जाने अनजाने या मजबूरी में ही सही मैंने अपने देव के लिए एक अच्छी लड़की चुनी है जो सभी के बारे में इतना सोचती हैं। देव सुलगती आंखों से कहता है अगर रिपोर्ट्स में नत्तू की बात सही हुई कि केयरटेकर डैड की मेडिसिन चेंज करता है तो मैं उसे अपने हाथों से नर्क के दर्शन करवाऊंगा। पार्वती जी तो ये सब सुन सदमे में पहुंच गई थी कि जिस केयरटेकर को जिंदल फैमिली अपने साथ अपने घर में रखती है और फैमिली की तरह ही ट्रीट करती है और उसे अच्छी खासी सैलरी देने के बाद भी उसकी फैमिली के मेडिकल बिल भी पे करते हैं, उसके बाद भी कोई कैसे ही उसी थाली में छेद कर सकते हैं जिसमें वो भर भर कर खा रहा है। श्री देव की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पा रही थी। जाहिर सी बात है अगर हमें पता चला है मेरे डैड की कोई मेडिसिन चेंज कर रहा है, उन्हें ठीक नहीं होने देना चाहता, तो हर किसी का रिएक्शन ऐसा ही होगा। श्री देव का हाथ थाम देव को शांत करवाते हुए कहती हैं तुम फिक्र मत करो, एक बार पता चल जाए कि वो किसके लिए काम करता है तो आशी उसे खुद ही निपट लेगी। श्री अपने मन में कहती है आशी उसे ऐसे गायब करवाएगी कि दुनिया को भनक भी नहीं लगेगी कि वो रातों रात कहा गया। पिछले 6 साल में आशी ने जितनी सक्सेस कमाई थी उतने ही दुश्मन भी कमाए थे। उन दुश्मनों से निपटने के लिए आशी के पास एक खास हथियार है जिसके बारे में सिर्फ श्री जानती है। एपिसोड 83 राणा की धमकी। श्री देव का हाथ थाम देव को शांत करवाते हुए कहती हैं तुम फिक्र मत करो, एक बार पता चल जाए कि वो किसके लिए काम करता है तो आशी उसे खुद ही निपट लेगी। श्री अपने मन में कहती है आशी उसे ऐसे गायब करवाएगी कि दुनिया को भनक भी नहीं लगेगी कि वो रातों रात कहा गया। अब आगे अर्जुन इस 32 मंजिला इमारत में हर फ्लोर पर जाकर वो फाइल्स सबमिट कर देता है और आशी के केबिन में बाकी की बची हुई फाइल्स लेने जाता है। अर्जुन उन बची हुई फाइल्स को उठाता है तो तभी अर्जुन को फ़ोन की रिंग सुनाई देती है जो कि अर्जुन का ही फ़ोन था।
जो रोज आशी ऑफिस टाइम में अपने पास रख लेती है। अर्जुन टेबल पर चेक करता है, लेकिन टेबल पर कोई फ़ोन नहीं था। वो रिंग सुनाई देना बंद हो जाती है। अर्जुन वापस फाइल उठाकर जाने लगता है तो अर्जुन का फ़ोन फिर से रिंग करता है। अर्जुन उन फाइल्स को हाथ से टेबल पर वापस रख टेबल की दराज को ओपन करता है। अर्जुन के फ़ोन पर राणा नाम शो हो रहा था। ये देख अर्जुन का चेहरा पीला पड़ जाता है और पसीने की बूंदें अर्जुन के माथे पर चमकने लग जाती है। अर्जुन कॉल को फिर से काटने से पहले पिक कर लेता है। उधर से अमन राणा की गुस्से से भरी चिल्लाने की आवाज़ आती है। इतना बड़ा हो गया जो मेरा फ़ोन नहीं उठता तुझे पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। अर्जुन अपना सलाइवा गटकते हुए डरी सहमी आवाज़ में कहता है, अमन भाई प्लीज़ आप कुछ मत करना, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। आप 10 दिन रुक जाए, मेरी पहली सैलरी मिलते ही मैं आपको पैसे दे दूंगा। रही बात आपका फ़ोन ना उठाने की, तो मेरा फ़ोन पूरा दिन ऑफिस में भाभी रखती है, इसलिए ही मैंने आपसे रात को कॉल करने को कहा था। अमन राणा अर्जुन को उकसाने के लिए कहता है, मर्द होकर एक औरत के पल्लू से बंद कर रहता है, शर्म आनी चाहिए तुझे। वो 2 टके की लड़की तुझे अपने इशारों पर नचा रही है। आशी के बारे में अमन के मुंह से ये सब सुन अर्जुन की गुस्से से आंखें लाल और मुठियां कस जाती हैं, यहाँ तक कि अर्जुन की माथे की नसें भी उभर आई थी। अर्जुन चिल्लाते हुए अमन राणा से कहता है, मेरी माँ और भाभी माँ के बारे में मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। मेरे बारे में मैं मेरी लाख बुराई सुन सकता हूँ। अर्जुन को गुस्से में सुन अमन राणा और तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, एक तो अपनी आवाज नीचे करके बात कर मुझसे, तू जानता है ना मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ, इसलिए अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। अर्जुन खुद को गहरी सांस लेते हुए नॉर्मल करता है। अर्जुन के चेहरे पर गुस्से की जगह अब वापस डर ने बना ली थी। अर्जुन डरते हुए कहता है, कह तो रहा हूँ बस दिन फिर तुम्हें पैसे दे दूंगा, इतना तो टाइम दे दो मुझे। अर्जुन को वापस से डर में महसूस कर अमन राणा कहता है, कुत्ते ऐसे ही दुम हिलाते हुए अच्छे लगते हैं, मेरे सामने चिता बनने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें भीगी बिल्ली बनाकर रख दूंगा। मैं करण नहीं हूँ जो छोटा भाई है समझकर तेरी हर सही गलत बकवास सुनेगा। च च की आवाज़ निकाल। अमन आगे कहता है, मैं तो भूल ही गया भाई, तो तू उसे मानता ही नहीं। इतना कह जोर जोर से हंसने लगता है और कॉल कट कर देता है। अर्जुन की आंखों से एक बूंद आंसू की बह जाती हैं। अर्जुन खुद से ही कहता है, मैं जानता हूँ भाभी आप मुझे यहाँ इसलिए लाती हैं ताकि मैं उस अमन राणा से दूर रहूँ। शायद उसके बारे में जो मैंने अब जाकर जाना है वो आप और भाई पहले से जानते हो कि वो बस भाई को नीचा दिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा था। आज अपनी बेवकूफ़ी के कारण मैंने अपना भाई खो दिया। अर्जुन खुद को नॉर्मल कर बाकी की सारी फाइल्स उठाकर अपने काम पर लग जाता है। उधर मीटिंग रूम में आशी मीटिंग रूम में अपनी जगह बैठ जाती है। आशी के पीछे पीछे अंश भी मीटिंग रूम चला जाता है। सभी के आते ही ऋषि रावल भी आ जाता है और करण की चेयर खाली देख वंश से कहता है, मिस्टर सेहरावत नहीं आए। मिस्टर सेहरावत सुन आशी बड़ी ही अजीब नज़रों से वंश को घूर रही थी। कहीं ना कहीं आशी को यकीन होने लगता है कि उसने बाहर जिसे देखा वो करण ही था। वंश बड़ी ही सफाई से झूठ बोलते हुए कहता है, सर आए थे लेकिन उनकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई इसलिए वो बिना मीटिंग अटेंड किए ही चले गए। सर के लिए फैमिली बिजनेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीटिंग रूम में एक राउंड टेबल के चारों ओर सेओ और उनके पीछे उनके असिस्टेंट बैठे थे। सभी अपनी अपनी कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि आरआर ग्रुप्स उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। एक एक कर सभी अपनी प्रेजेंटेशन दे देते हैं, लेकिन आशी और करण की कंपनी नहीं देती। ये देख मिस्टर रावल आशी और वंश से कहते हैं, आप दोनों ने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी। वंश अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, सॉरी मिस्टर रावल, लेकिन मेरे बॉस तो आपसे पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस सर की तरफ से आपको थैंक्स कहने आया हूँ उस ऑर्डर के लिए जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। कहीं ना कहीं बाकी कंपनीज के मेंबर्स ये देख खुश थे कि 2 बड़े कंपटीटर इसमें हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं। आशी की ओर से राघव खड़ा होते हुए कहता है, सॉरी मिस्टर रावल, जिंदल टेक्सटाइल आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बॉस को आपके साथ काम करने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। राघव के इतना कहते ही आशी अपनी जगह से खड़े होते बाकी सबकी ओर अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती हैं, काफ़ी सारी अच्छी प्रेजेंटेशन शो हुई है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो मिस्टर रावल, मैं सही कंपनी चुनने में आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ, लेकिन जिंदल टेक्सटाइल वो नहीं बनेगी जो आपके साथ काम करेगी। इतना कह आशी मीटिंग रूम से बाहर आ जाती है। आशी के पीछे राघव और वंश भी आ जाते हैं। आशी वंश को देखकर कहती हैं, क्या मैं मिस्टर सेहरावत का पूरा नाम जान सकती हूँ? एपिसोड 84 अपने एटीट्यूड को संभाल कर रखना। आशी वंश से पूछती हैं, क्या मैं मिस्टर सेहरावत का पूरा नाम जान सकती हूँ? अब आगे नत्तू का घर। श्री आकाश जी के बगल में बैठकर उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहती हैं, आप देखना जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आशी आपको कुछ नहीं होने देगी। बदले में आकाश जी अपनी पलकें 2 बार झपका देते हैं। पार्वती जी को समझ नहीं आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों से आशी के लिए नरमी दिखा रही थीं।
पार्वती जी आकाश जी के दूसरी ओर बेड पर बैठकर आकाश जी के बालों को सहलाने लगती है। श्री आकाश जी को बेड के सहारे बैठाकर रूम से बाहर आ जाती है। श्री अपने फ़ोन से आशी के पास कॉल करती है। उधर आर ग्रुप्स में आशी वंश के जवाब का इंतजार कर रही थीं। आशी वंश को छोटी नजरें कर देख रही थी। वंश के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसे वंश चेक करता है तो वह नोटिफिकेशन करण का था, जॉब प्यारी नहीं है तो नाम बता देना। वंश एक बार नोटिफिकेशन को एक बार सामने घूर रही आशी को देख रहा था और ऊपर की ओर देखकर बेचारी सी शकल बनाते हुए कहता है, ये कहाँ फंसा दिया सर ने। नाम बता दूंगा तो इकलौती जॉब चली जाएगी, नहीं बताया तो ये मिसेस सेहरावत मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। करण सर के चक्कर में मेरी क्लास लग जाएगी यहाँ। आशी वंश को बाजू से पकड़ते हुए हिलाकर कहती हैं, अगर खुद से बातें कर ली हो तो मुझे मेरे सवाल का जवाब भी दे दो। वंश अपनी घबराहट छिपाते हुए कहता है, आप नाम जानकर क्या करेंगी, आप तो काम से मतलब रखती है ना। इतना कह वंश एक गहरी सांस ले वहां से जाने लगता है। आशी वंश को रोकने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन तभी आशी का फोन बजता है जो कि श्री का था। आशी वंश को इग्नोर कर साइड में जाकर श्री के कॉल को अटेंड करती है। आशी समझ जाती है कि श्री ने कॉल क्यों किया है। आशी श्री के कुछ कहने से पहले ही कहती है, मैं जानती हूँ आपको पता चल गया होगा कि मैं आप सभी को नत्तू के घर क्यों लाई हूँ। केयरटेकर पर नज़र रखने के लिए मैंने उसे काम पर लगा दिया है। आप बस पापा का ख्याल रखना, मैं शाम को मिलकर सब बताऊंगी। इतना कह आशी कॉल कट कर देती है। उधर वंश भागते हुए कार में जाकर बैठ जाता है और पिछली सीट पर बैठे करण से कहता है, सर आप अपनी बीवी से अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपा रहे हैं। मुझे कभी कभी तो उनसे डर भी लगता है जब वो मुझे अपनी मोटी मोटी आंखों से घूर कर देखती है। करण हंसते हुए कहता है, चलो तू किसी से तो डरता है, मुझसे तो तुझे डर लगता ही नहीं है। वंश कार स्टार कर वहां से चला जाता है। आशी का केबिन। आशी जब अपने केबिन में आती है तो देखती है अर्जुन ने सारी फाइल्स अपनी अपनी जगह पहुंचा दी थी। साइड में सोफे पर कुछ परेशान सा बैठा था। आशी अपनी चेयर पर बैठ अर्जुन से कहती हैं, पनिशमेंट कम लग रही हो तो और दूँ। अर्जुन तो अपनी हो सोच में गुम था, आशी की कोई भी बात सुन ही नहीं रहा था। ये देख आशी थोड़ी तेज आवाज में कहती है, अर्जुन। अर्जुन आशी की तेज आवाज सुन अपनी ख्याल से बाहर आ अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, मैम आप आ गई। आशी अर्जुन को छोटी नजरें कर देख रही थी। तभी आशी की नज़र साइड दराज पर जाती है जो ठीक से बंद नहीं था। ये देख आशी ओपन करती है। आशी को ओपन करते ही पता चल जाता है कि किसी ने फ़ोन को छेड़ा है, क्योंकि आशी ने कैसे अर्जुन के फ़ोन को रखा था, अब वो उस पोजीशन में नहीं था। आशी को समझते देर नहीं लगी कि अर्जुन ने अपने फ़ोन को वहां से निकाला था। आशी अर्जुन का फ़ोन अपने हाथ में लेकर सामने टेबल पर रखते हुए कहती है, किससे पूछकर अपना फ़ोन लिया तुम्हें। आशी की गुस्से से भरी आवाज़ सुन अर्जुन डर के मारे 2 कदम पीछे हो जाता है। अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस अपनी नज़रें झुकाकर खड़ा हो जाता है। आशी अर्जुन से कहती हैं, अनलॉक करो इसे। अर्जुन डर के मारे हकलाते हुए कहता है, भाभी लेकिन क्यों। आशी, मैं भी तो देखूं मेरी पीठ के पीछे किससे बात की है तुमने। अर्जुन अभी भी वही किसी बर्फ की तरह जम गया था, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। आशी अर्जुन का फ़ोन ले अपनी जगह से खड़े होकर अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन को आशी फ़ोन देते हुए कहती हैं, अनलॉक करो, लेकिन अर्जुन अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता। ये देख आशी कहती हैं, अगर तुम नहीं कर रहे तो इसे मैं खुद से अनलॉक कर लूंगी, 5 मिनट बस, सारी डिटेल्स मेरे सामने। अर्जुन के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। सोच लो, लास्ट चांस दे रही हूँ, आशी वार्निंग देते हुए अर्जुन से कहती हैं। अर्जुन डरते डरते कहता है, भाभी वो। आशी, वो के आगे जानना है मुझे। अर्जुन, वो भाभी वो अमन राणा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अर्जुन आगे कहता है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और उसके पास मेरे कुछ वीडियोज हैं जिसमें मैं ड्रग्स ले रहा हूँ। ये कहते समय अर्जुन की आंखें नम और आवाज़ धीमी हो जाती है। तुम मुझे उस दिन यही बताना चाहते थे, आशी पूछती है। अर्जुन अपना सर हाँ में हिला देता है। आशी आगे बढ़ अर्जुन को गले लगाते हुए कहती हैं, इतना सब अकेले सहने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि तुमने गलती की है, लेकिन मैं ये देख खुश हूँ कि तुमने वो गलती दोहराई नहीं। आशी अर्जुन के बालों को सहलाने लगती हैं। अर्जुन आउट ऑफ इमोशंस होकर आशी को टाइटली हक करते हुए रोने लग जाता है। एक आशी ही थी जो जानती थी कि अमन राणा ने बहला फुसलाकर अर्जुन को ड्रग्स दिए थे। अर्जुन के गुस्से का फायदा उठाकर उसे गलत रास्ता दिखा रहा था, लेकिन आज आशी अर्जुन को उस रास्ते और अमन राणा से दूर ले तो आई है, लेकिन अमन राणा जैसा शातिर इंसान कैसे ही अर्जुन को इस दलदल से निकलने दे सकता है। इसलिए अर्जुन की कुछ वीडियोस अमन राणा ने अर्जुन को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने के लिए अपने पास रखी हुई थी। आशी जानती थी कि अर्जुन को इस समय एक मोरल सपोर्ट की जरूरत है, वरना फिर से अमन राणा अपनी बातें मनवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, या अर्जुन अमन के प्रेशर में आकर पैसे चोरी या सुसाइड कुछ भी कर सकता है। अर्जुन को जो और जिससे कहना होता है वो बिना सोचे समझे मुंह पर बोल देता है,
लेकिन एक कमजोरी अर्जुन की ये भी है कि वो जल्दी ही किसी भी अजनबी पर भरोसा कर लेता है और उनकी चालसाज बातों में वो कर जाता है जिसकी गवाही उसका ज़मीर नहीं देती। उसका गुस्सा उसे सोचने समझने ही नहीं देता कि जो वह कर रहा है वो गलत है। आशी अभी भी अर्जुन को टाइटली हक करके खड़ी थी और अर्जुन के बालों को सहला रही थी। अर्जुन रोते हुए कहता है, सॉरी भाभी, मैं सच में बहुत बुरा हूँ। मैं अपने खुद के भाई को छोड़कर उस अमन राणा पर आंख बंद करके विश्वास किया और आज वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहा है, वरना वह घर पर बता देगा कि मैंने उस दिन उसके साथ ड्रग्स ली थी। अगर भाई और पापा को पता चला तो वो मुझे जान से। आशी अर्जुन को पीछे कर उसके आंसू साफ करते हुए कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा ऐसा, ना ही पापा जी और ना ही करण। आशी अर्जुन को सोफे पर बैठा कर पानी देते हुए कहती हैं, पहले तुम शांत हो जाओ। अर्जुन आशी के हाथ से पानी का ग्लास लेकर एक सीप पानी पीकर ग्लास टेबल पर रख देता है। आशी अर्जुन का सर अपनी गोद में रख अर्जुन को समझाते हुए कहती है, देख लिया ना उस अमन राणा का चेहरा। मैं मानती हूं कि करण तुम्हें प्रैक्टिस टाइम में डांटता है और टीनेजर्स में यही सबसे बड़ी कमी है कि सामने वाले की बताई गई कमी को दूर करने की बजाय सामने वाले को कुछ नहीं आता, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं ये समझते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सामने वाला एक्सपीरियंस्ड है। वो हमें हमारे अच्छे होने के नाते ही समझा रहा है। हमारी कमियां अगर कोई गिनवा रहा है तो उसे खूबी में बदलो, ना कि ये सोचो कि वो हमें नीचा दिखा रहा है, सबके सामने हमारी इंसल्ट कर रहा है। शायद वो आपको तराश कर कोयले से हीरा बनाना चाहता है और ईगो में आकर आज की पीटी इसे इंसल्ट समझ लेती है। ये सब आशी करण और अर्जुन के बीच की बनी दीवार को अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं अर्जुन और करण के रिश्ते में आई दूरी का कारण ये है आज के युवा पीढ़ी की सोच। अर्जुन भी आशी के रखे गए पॉइंट्स को साफ साफ समझ पा रहा था, लेकिन अर्जुन ने अपने ही हाथों से अपने ही भाई के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए थे। अर्जुन के पास आशी की बात का कोई जवाब नहीं था। नत्तू का घर, देव दूसरे रूम में बेड पर बैठा अपने डिज़ाइन रेडी कर रहा था। जो नेक्स्ट मंथ उनके कॉलेज में कंपटीशन था उसके लिए एक स्केच बना रहा था। तभी नत्तू रूम में गाना गुनगुनाते हुए अपनी ही धुन में उछलते हुए आती हैं। नत्तू के गुनगुनाने की आवाज़ सुन देव अपनी स्केच फाइल को बंद कर लेता है। नत्तू ये देख लेती है और अपनी छोटी आंखें कर अपने दोनों हाथ कमर पर रख देव का मजाक बनाते हुए कहती हैं, आपको क्या लगता है मैं आपको डिजाइन्स चोरी करूंगी? आप शायद भूल रहे हो कि मैं एसएस टेक्सटाइल में हेड डिजाइनर हूँ। आप जो ये डिज़ाइन छिपा रहे हो ना जाने मैंने ऐसे कितने की डिज़ाइन एसएस टेक्सटाइल को बना कर दिए, नत्तू ये पूरे एटीट्यूड से कहती हैं। देव बेड से उठकर नत्तू की ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, बनाए होंगे तुमने डिज़ाइंस पर मैं तुम्हें अपना डिज़ाइन क्यों दिखाऊं? मैं तुमसे बेस्ट डिज़ाइन बनाऊंगा। नत्तू बड़े ही एटीट्यूड से कहती हैं, इस बार भी मैं आपको एग्ज़ाम की तरह पीछे छोड़ दूंगी। देव अपने एटीट्यूड को संभाल कर रखना कहीं खो ना जाए। इतना कह देव बेड से अपनी स्केच बुक उठाकर कबर्ड में रख पीछे मुड़ नत्तू से कहता है, मेरी स्केच बुक को मेरी गैर मौजूदगी में चोरी चुपके चेक मत करना। नत्तू देव के पास जाकर मुंह बनाते हुए देव की एक्टिंग करते हुए कहती हैं, चोरी चुपके चेक मत करना। मुंह बनाते हुए कहती हैं, मुझे चोर समझा है? नैना वशिष्ठ हूं मैं, और नैना वशिष्ठ तुम्हें हराकर ही दम लेगी, समझे बंदर कहीं के? नहीं नहीं लंगूर। नत्तू इतना कह देव की ओर अजीब अजीब से मुंह बनाती है और रूम से बाहर चली जाती है। ये देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। देव खुद में ही बड़बड़ाता है, पागल लड़की। रूम से बाहर जाते समय नत्तू बड़बड़ाते हुए बाहर जाती है, लंगूर जैसी शकल का, मुझे चोर समझता है, इसे तो मैं मजा चखा कर रहूंगी। इतना कह अपने दिमाग में कुछ खुराफाती सोचने लग जाती है। शाम को आशी अर्जुन को अपने साथ लेकर घर जाती है, लेकिन रास्ते में अर्जुन ध्यान देता है कि ये रास्ता तो घर की ओर नहीं जाता। अर्जुन हैरान होकर आशी से पूछता है, भाभी ये रास्ता तो घर की ओर नहीं जाता, हम कहाँ जा रहे हैं? एपिसोड 85 गर्मा गर्म माहौल। शाम को आशी अर्जुन को अपने साथ लेकर घर जाती है, लेकिन रास्ते में अर्जुन ध्यान देता है कि ये रास्ता तो घर की ओर नहीं जाता। अर्जुन हैरान होकर आशी से पूछता है, भाभी ये रास्ता तो घर की ओर नहीं जाता, हम कहाँ जा रहे हैं? अब आगे आशी अर्जुन को कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद आशी अपनी गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर रोकती हैं। उस फार्म हाउस को देख अर्जुन आशी की ओर कन्फ्यूजन से देखता है। आशी अर्जुन की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए ऑर्डर देते हुए कहती हैं, ऐसे क्या देख रहे हो? उतरो नीचे और अंदर जाओ। अर्जुन घबराहट में अपना सलाइवा गटकते हुए कहता है, लेकिन भाभी। अर्जुन ने इतना ही कहा था कि आशी उसे घूर कर देखती है और अर्जुन जो मना करने वाला था उस फार्म हाउस के अंदर जाने से। बेचारा आगे कुछ कह नहीं पाता आशी के डर के कारण, क्योंकि आशी के गुस्से से अर्जुन को डर लगता है। अर्जुन बेमन से आशी के डर के कारण कार से उतरकर अंदर चला जाता है। उस फार्म पर ज्यादा कोई खास सिक्योरिटी नहीं थी। अर्जुन अंदर डरते डरते जाता है। अर्जुन को इस समय ऐसा फील हो रहा था जैसे एक हिरन खुद से चलकर शेर के मुंह में घुसकर शिकार बनने जा रहा था।
अर्जुन अपनी घबराहट को छिपाते हुए अंदर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले एक बार आशी की ओर मुड़कर देखता है और मानो आंखों ही आंखों से इशारा कर अर्जुन आशी से अंदर जाने से मना कर रहा हो, कह रहा हो कि मुझे उस अमन राणा का सामना करने से डर लग रहा है। आशी भी अर्जुन की बेचैनी को बखूबी महसूस कर पा रही थी, लेकिन आशी अर्जुन के दिल में बस चुके अमन राणा के डर को निकालना चाहती थी। अर्जुन के अमन राणा के डर को खत्म करना चाहती थी, जिसके लिए अर्जुन को अमन राणा से मिलने जाना ही होगा। अर्जुन फार्म हाउस के गेट को खोलकर फार्म हाउस के अंदर जाता है और सामने गार्डन में अमन राणा अपनी कुर्सी पर पैर रख बैठा था। अमन राणा के आसपास 4 से 5 मुस्टंडे पहलवान हटे कट्टे खड़े थे, जो उसके एक इशारे पर किसी को भी जान से मारने के लिए तैयार थे। सामने टेबल पर कुछ ड्रग्स के पैकेट पड़े थे। अर्जुन भले ही कबड्डी का खिलाड़ी था, लेकिन अर्जुन की ताकत सामने खड़े उन मुस्तंडों से कहीं कम थी। अर्जुन की दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, जिससे साफ महसूस हो रहा था कि इस समय अर्जुन कितना डरा हुआ है। अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। अमन जैसे ही अर्जुन को देखता है तो अपने आदमियों की ओर देखते हुए अर्जुन का मजाक बनाते हुए कहता है, हूँ देखो पहलवानों कौन आया है। अर्जुन चौधरी स्वागत करो। पहले मेरी की टुकड़ों पर खाया, अब मुझे ही नोच खाने को तैयार बैठा है। कहता है मेरी माँ मेरी भाभी का के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकता। अब कैसे आ गया तू यहाँ अपनी उस भाभी के पल्लू से छूटकर? क्या हुआ मदारी ने बंदर को छोड़ दिया, ये कहकर कि जा बर्बाद करके तेरी जिंदगी। इतना कह जोर जोर से हंसने लग जाता है। किसी राक्षस से कम नहीं थी अमन की हंसी। अर्जुन को आशी के बारे में सुन गुस्सा तो बहुत आता है, जो अर्जुन के लाल हो चुका चेहरा साफ साफ बयां कर रहा था। लेकिन एक गहरी सांस ले अर्जुन खुद को नॉर्मल कर कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? चाहते क्या हो तुम? अमन राणा अपनी जगह से खड़े होते हुए अर्जुन के सामने आकर कहता है, तुम ना ट्यूबलाइट की तरह हो, जो जलती तो है मगर देर से, जैसे ये तुम्हारा छोटा सा दिमाग जिसे आज पता चला है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था उस करण सेहरावत को अंदर ही अंदर तोड़ने के लिए, क्योंकि तू उसकी कमजोरी है, उसका छोटा भाई जो है। करण की कमजोरी तो होगा ही तू। करण का नाम सुनते ही अर्जुन इमोशनल हो जाता है। अर्जुन की आंखें नम हो जाती हैं। अर्जुन को करण के साथ किया हुआ अपना बर्ताव याद आने लगता है कि कैसे वो करण को जो मुंह में आता है वो बोल देता है, कैसे उसने अपने ही भाई को भाई कहना छोड़ दिया। अर्जुन को यूं इमोशनल होता देखकर अमन राणा राक्षस वाली हंसी हंसते हुए कहता है, क्या बात है, छोटे भाई का प्यार उभर आया अपने बड़े भाई के लिए। थोड़ा पौज ले अमन अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ताली बजाकर कहता है, तू यहाँ आ तो गया, लेकिन अब बाहर कैसे जाएगा? तुझे क्या लगता है कि अब तू अपने पैरों से चलकर जैसे अंदर आया है वैसे ही बाहर जा पाएगा? तू गलत सोच कर बैठा है। तू तो आज 4 कंधों पर जाएगा। तभी पीछे से एक रोबदार आवाज आती है, कौन जाएगा कंधों पर ये तो व्यक्त बताएगा। सभी उस ओर देखते हैं तो वहां कोई और नहीं बल्कि आशी खड़ी थी। आशी को देख अर्जुन का चेहरा जो बेबस और मायूस नजर आ रहा था, अब उस चेहरे पर एक चमक और आशी के आने से कॉन्फिडेंस से भर उठा था। आशी को यहां देख अर्जुन का कॉन्फिडेंस लेवल जो अभी तक अमन राणा के सामने 0 था, वो लेवल अब पीक पर चढ़ चुका था। अर्जुन के चेहरे पर एक सैटिस्फैक्शन से भरी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। आशी को वहां देख अर्जुन को कहीं ना कहीं एक सुकून और तसल्ली सी मिलती है कि उसकी भाभी उसके साथ आई है। अमन राणा को आशी के वहां होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। वो तो बस खुद को सबसे बड़ा समझता था। अर्जुन के जैसे ना जाने उसने कितने ही बच्चों का ब्रेन वॉश कर पहला फुसला कर ड्रग्स की लत की साथ साथ और भी गलत आदतें लगा दी थी। अमन राणा को तो बस अपने ड्रग्स के धंधे से मतलब है, जो चलना चाहिए, चाहे फिर छोटी उम्र के बच्चों को ही लत क्यों ना लगानी पड़े। अमन राणा अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए कहता है, क्या बात है, अपनी भाभी के पल्लू को पकड़कर यहाँ आए हो? मैं भी तो सोचूं अपनी भाभी का ये पल्लू छोड़ कैसे दिया तूने। भाभी भाभी करता इसके पीछे दुम हिलाते जो घूमता है। अमन की बात सुन अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है। अर्जुन का चेहरा लाल पड़ चुका था। अर्जुन अपनी मुट्ठी कसते हुए अमन राणा को अपनी लाल खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और गुस्से में घुराते हुए आगे बढ़ता है तो आशी अर्जुन के कंधे पर हाथ रख देती है। आशी के हाथ को अपने कंधे पर देखकर अर्जुन पीछे मुड़ आशी की ओर देखता है। आशी अर्जुन को अपनी गर्दन को ना में हिला आगे कोई एक्शन ना लेने को कहती हैं और आशी आगे बढ़कर अमन राणा की कुर्सी पर बैठ जाती है। अपने पैर पर पैर रख आशी अर्जुन को अपने पीछे आने का इशारा करती हैं। अर्जुन को आशी को अमन की जगह पर बैठा हुए देख एक तिरछी स्माइल अमन की ओर कर आशी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अमन राणा का तो आशी को अपनी जगह पर बैठा देख सारे तन बदन में आग लग रही थी। अमन की माथे की नसें उभर चुकी थी। अमन राणा आशी के सामने आग गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई अमन राणा की जगह पर बैठते हुए? तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? इस इलाके में मेरी मर्जी के बिना एक परिंदा तक पर नहीं मारता और तू मेरे ही फार्म हाउस पर आकर मेरे ही सामने मेरी ही कुर्सी पर बैठ गई। तेरी इतनी हिम्मत?
लास्ट वाली लाइन अमन ने कुछ ज्यादा ही तेज और चीखते हुए कही थी, जो साफ बयां कर रहा था कि अमन राणा का ईगो कितना हट हुआ है। आशी तो बस वहां बैठी एक एविल स्माइल कर रही थी, और जिस स्माइल को देख अमन का गुस्सा अपनी जगह गहराता जा रहा था। और अर्जुन की खुशी आशी की स्माइल से अर्जुन अंदाजा लगा चुका था कि उसकी भाभी यहाँ कुछ बड़ा करने आई है। आशी अपनी साइलेंस को तोड़ते हुए कहती है, मिस्टर राणा, ड्रग्स का धंधा करने के बाद अगर तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है तो सोचो, मैं तो सारे काम लीगल करती हूँ, ना कोई डर पकड़े जाने का। इलीगल धंधे के बाहर आने का तो सोच बेटा मेरे अंदर कितना एटीट्यूड होगा। आशी की बातें अमन राणा के गुस्से में आग में घी डालने का काम कर रही थी, जिसका असर साफ साफ अमन राणा के चेहरे पर दिखाई भी दे रहा था। और अमन आशी के शब्दों में छुपी वार्निंग आशी के बोलने के लहजे में समझ पा रहा था कि आशी उसे साफ साफ सारे अमन के काले धंधों को दुनिया के सामने एक्सपोज करने की धमकी दे रहा है। माहौल पूरा गरमाया हुआ था। आशी का गुरूर और कॉन्फिडेंस अपनी चरम सीमा पर था और अमन राणा का गुस्सा, जलन, ईगो। आशी अपने पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल सामने टेबल पर रखती है जिस पर ड्रग्स रखे थे। उन फोटो को देखकर तो अमन राणा की आंखें बाहर आने को हो गई थी। उन फोटोज में अमन काफी बड़े बड़े जाने माने अंडरग्राउंड ड्रग्स डीलर जिन्हें पुलिस चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही है, उनके साथ डील करते हुए अमन की फोटो और बहुत से अमन के खिलाफ सबूत थे। अमन की मुठिया गुस्से से तंग गई थी, उसकी माथे की नसें भी उभर आई थी। आशी अपनी रौबदार आवाज में कहती है, इतना काफी है तुम्हारा इस एरिया में चल रहे नाम को रक में मिलाने के लिए। अगर ये सब कम लग रहा है तो मैं और भी बहुत कुछ पता कर सकती हूँ। ये तो बस आशी जिंदल सेहरावत की पावर का डेमो है। फिल्म देखना पसंद करोगे या ट्रेलर अगली बार के लिए बता देना, ख्वाहिश पूरी जरूर करूंगी तुम्हारी। अर्जुन तो आशी के द्वारा की जा रही अमन की इंसल्ट को एंजॉय कर रहा था। अमन अपनी ही गुस्से की आग में उबल रहा था। अमन राणा गुस्से में चीखते हुए अपने आदमियों से कहता है, सारे दरवाजे बंद कर दो, अब ये दोनों जिंदा नहीं जाएंगे बाहर। अमन राणा के अंदर छिपा हुआ मॉन्स्टर राक्षस बाहर आ जाता है। अमन आशी की ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे ही खिलाफ सबूत दिखाएगी और तू और तेरा ये पिल्ला, अर्जुन की ओर इशारा करते हुए, ये से जिंदा बचकर जाओगे। इतना कह अमन राक्षसों वाली हंसी हंसने लग जाता है। अमन के आदमी मेन एंट्रेंस को ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं, और जो फार्म हाउस के अंदर थे वो सभी भी बाहर आ जाते हैं। अमन राणा अपनी पिस्टल निकाल आशी पर तान देता है। आशी और अर्जुन को राणा के 10 से 12 मुस्टंडे पहलवान घेर कर खड़े हो जाते हैं। बेचारा करण जो अभी तक मुस्कुरा रहा था, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। दिल की धड़कन रॉकेट की स्पीड पकड़ लेती है डर के कारण। अर्जुन बेचैनी और परेशानी लिए आशी को देख रहा था। आशी तो अभी भी सेम एक्सप्रेशन, अपनी रौबदार एरोगेंस एक्सप्रेशन के साथ बैठी थी। लेकिन आशी को शांत देख अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आशी आगे क्या करने वाली है और यहां से बाहर कैसे जाएगी। अर्जुन की तो दिल धड़कन डर के मारे बढ़ चुकी थी, पसीना से भरा चेहरा पीला पड़ चुका था। आशी के सामने 1 फीट की दूरी पर पिस्टल ताने अमन राणा खड़ा आशी को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, मानो आज ही आशी और अर्जुन का अंतिम संस्कार करके रहेगा। आशी अपनी जगह से खड़े होकर अमन राणा को टोंट मारते हुए कहती हैं, आ गए ना अपनी इन बुजदिल वाली हरकतों पर, और उम्मीद भी क्या ही करूं मैं तुम जैसे घटिया और निहायती गिरे हुए लड़के से। क्या आशी और अर्जुन बचकर निकल पाएंगे? एपिसोड 86 अबला नारी मत समझना। आशी के सामने 1 फीट की दूरी पर पिस्टल ताने अमन राणा खड़ा आशी को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, मानो आज ही आशी और अर्जुन का अंतिम संस्कार करके रहेगा। आशी अपनी जगह से खड़े होकर अमन राणा को टोंट मारते हुए कहती हैं, आ गए ना अपनी इन बुजदिल वाली हरकतों पर, और उम्मीद भी क्या ही करूं मैं तुम जैसे घटिया और निहायती गिरे हुए लड़के से। अब आगे। अमन आशी पर बंदूक ताने खड़ा था, और आशी बिना डरे अमन की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। आशी एक एविल स्माइल करती है और अपने अचानक किए एक्शन से सभी को सॉफ्ट कर देती है। आशी ने पलक झपकने से भी पहले, या यूं कह लो बिजली की स्पीड से, फुर्ती दिखा अमन राणा के हाथ से बंदूक छीन ली थी। और अब आशी अमन राणा पर बंदूक ताने खड़ी थी। आशी की फिंगर गन के ट्रिगर पर था। अमन राणा के साथ साथ आशी की स्पीड और फुर्ती को देख वहां मौजूद सभी हैरान थे। गार्डन में सन्नाटा पसर गया था, सिर्फ हवा और पक्षियों की चहकने की मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। लेकिन गार्डन का माहौल प्रकृति पर्यावरण से विपरीत था, जहां पेड़ों पर चिड़िया की मधुर आवाज कानों में पड़ रही थी। वही आशी और अमन के बीच माहौल गरमाया हुआ था। अमन का चेहरा भय से पीला पड़ चुका था। यही हाल अमन के आदमियों का भी था। आशी के हाथ में पिस्टल, जिसकी एक गोली पर अमन को अपनी मौत नजर आ रही थी। अमन के आदमियों के भी पसीने छूटने लगे थे। भला एक गोली के आगे अमन की मस्कुलर बॉडी की औकात ही क्या थी? अमन के आदमी के मस्कुलर बॉडी की ताकत का कोई मुकाबला ही कहा था। बस एक गोली उन सभी को शमशान तक पहुंचा सकती थी, और मौत का खौफ उन सभी की आंखों में देखा जा सकता है। अर्जुन का तो ये देख मुंह खुला का खुला, आंखें मानो बाहर आने को हो गई थी।
अर्जुन को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो अभी उसने देखा वो कोई चमत्कार से कम नहीं लगा अर्जुन को। अर्जुन खुद को चिहुटी काट कर देखता है। अब जाकर अर्जुन को यकीन होता है कि जो अभी अर्जुन के सामने जो हो रहा है वो सब सच है, कोई सपना नहीं। अमन के चेहरे पर डर साफ आशी को दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी आशी के चमने ब्रेव बनने का ड्रामा करते हुए अमन आशी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस बंदूक से डरा दोगी? लेकिन अमन की आंखें और जुबान उसकी कही बातों से उलट बयां कर रही थी। अमन की आंखों में डर और जुबान बोलते समय लड़खड़ा रही थी। आशी एक झूठी हंसी हंसते हुए कहती हैं, जो डर अपना तुम छिपाना चाहते हो अमन राणा, उस डर को मैं यहाँ मौजूद हर आदमी में देख पा रहा हूँ। वो क्या है ना मिस्टर राणा की मौत से तो डर सभी को लगता है। आशी अमन की आंखों में आंखें डाल बड़े ही प्राउड से खुद की तारीफ करते हुए कहती है, लेकिन आशी जिंदल सेहरावत ना इस खिलौने से अपने हाथ में ली बंदूक की ओर अपनी आंखों से इशारा करती है, और ना तुम्हारे इन 6 फीट के मुस्तंदों से मेरे डर को मैं अब पीछे छोड़ आई हूँ। अमन का डर साफ पकड़े और देखे जाने पर भी अमन अपनी चौड़ी छाती कर आशी के सामने खड़ा हो जाता है और आशी का मजाक बनाते हुए कहता है, बस हाथ में बंदूक ले लेने से तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? ये गन चलानी भी आती हैं या बस जिंदल टेक्सटाइल के सीईओ के केबिन में बैठकर बस हुक्म चलाना आता है? अमन ने इतना कहा ही था कि एक गन शॉट की आवाज़ पूरे गार्डन में गूंज जाती है। वहां पेड़ों पर बैठी चिड़िया गन शॉट की आवाज़ सुन अपने पंखों को फैलाकर तेजी से वहां से उड़ जाती है। आशी, जिसका चेहरा अभी भी अमन के सामने था और गुण वाला हाथ राइट डायरेक्शन में, आशी ने वहां मौजूद अमन के आदमी के पैरों के बीच में गोली चलाई थी, लेकिन वो गोली उस आदमी के पैरों के बीच से होकर उस आदमी के पजामे में छेद करके आगे को निकल जाती है। उस आदमी को कोई भी चोट नहीं आई थी। आशी अमन की आंखों में देख कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड से कहती है, निशाना चुका नहीं है, जानबूझकर गलत लगाया है, अगर गोली 2 इंच भी ऊपर लगती तो आज तो। इतना कह आशी अमन राणा की ओर अपनी एक आईब्रो उचकाकर कहती हैं, बाकी तुम समझदार हो मिस्टर राणा। अर्जुन को तो आज नए नए शौक मिल रहे थे। पहले आशी का अमन राणा जैसे इंसान से ना डरना जिसका इस इलाके में पूरा दबदबा है, ऊपर से उसी के फार्म हाउस में आकर अमन की गन से आशी का अमन राणा को डरना। अब अमन की आंखों में आंखें डाले निशाना दूसरी डायरेक्शन में निशाना लगाना, वो भी बस उस आदमी के मैं पॉइंट से 2 इंच नीचे। जिस आदमी के साथ आशी ने ये गोली का खेल खेला था उसकी तो जान ही हलक में आ गई थी। वो तो अभी भी इसी सोच में पसीने से भीगा हुआ कैप्टे पैरों से खड़ा था कि वो जिंदा है भी या नहीं। आशी अमन की चेयर पर बैठ जाती है, चेयर पर पीछे कमर टिका कर बैठ जाती है और अपने हाथ में पकड़ी गन को घुमाते हुए कहती है, क्या लाजवाब चीज़ बनाई है, बनाने वाले ने अच्छे अच्छे पहलवान भी घुटने टेक देते हैं इसके पिस्टल के सामने, जैसे अभी मेरे सामने अमन राणा खड़ा है। बेचारा डरा डरा सा सहमा हुआ। आशी अमन राणा का मजाक बनाते हुए कहती हैं। ये सब देख अर्जुन, जो अभी तक सब एंजॉय कर रहा था, वो अब आशी का डायलॉग सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। ये देख अमन राणा का दबा हुआ गुस्सा उसके चेहरे पर नजर आने लगता है। अमन अपनी मुठिया कसकर बंद कर लेता है कि उसकी उंगलियों के नाखून भी उससे अपनी हथेली पर चुभने शुरू हो जाते हैं। अमन मजूब सा खड़ा था क्योंकि अभी बाजी आशी के हाथ में थी। आशी अपनी जगह से खड़े होते हुए अपनी रुड और एरोगेंट वॉइस में कहती हैं, साड़ी में देखकर मुझे अबला नारी मत समझना, जिसे तुम धमकाओ और वो डर जाएगी। तुम्हें क्या लगता है मैं इस फार्म हाउस के बाहर नहीं जा सकती तुम्हारी मर्जी के बिना? तो ये तुम्हारा वहम है, और इस वहम की बुटी आशी जिंदल सेहरावत अच्छे से देना जानती है। आशी आगे कहती हैं, इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, अगर मेरी फैमिली के खिलाफ कोई भी साजिश रची तुमने या तुम्हारे भाई ने, तो तुम दोनों के इलीगल धंधे पब्लिकली एक्सपोज कर दूंगी, वो भी पुख्ता सबूतों के साथ। और हाँ, ध्यान रहे आज के बाद अर्जुन के आसपास भी नहीं दिखोगे तुम। इतना कह आशी अर्जुन का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है और अर्जुन जाते समय एक विक्ट्री स्माइल अमन के बगल से होते हुए करते हुए जाता है, जो स्माइल साफ आज अमन राणा की आशी के सामने हार को बयां बखूबी कर रही थी। आशी और अर्जुन के वहां से जाने के बाद अमन गुस्से से टेबल कुर्सी को उठाकर गार्डन में चिल्लाते हुए दूसरी ओर पटक देता है और एक एक करके अपने सभी आदमियों को पीटने लगता है। कभी किसी के बाल नोच रहा था और कभी किसी को लात और घुसों से मार रहा था, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि अभी आशी द्वारा की गई इंसल्ट की फ्रस्ट्रेशन अमन अपने आदमियों पर निकाल रहा है। अमन के आदमी भी चुपचाप से अपने बॉस की मार खाते रहते हैं। उन्होंने भी पहली बार अपने बॉस की यूं बेइज्जती होते देखी थी। वो जानते थे कि इस समय उनके बॉस को अंदर ही अंदर जो डर और बेइज्जती सही है, ये उसकी का गुस्सा उन सभी पर बाहर निकल रहा है। अमन गुस्से से अपने दोनों हाथ फैलाते हुए चिल्लाता है, आशी जिंदल, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। एक ऐसा हुक्म का इक्का है मेरे पास जो पूरे चौधरी हवेली की नींव को हिलाकर रख देगा। कुछ देर में आशी और अर्जुन हवेली पहुंच गए थे। सभी घर पर इस समय डिनर कर रहे थे। आशी और अर्जुन भी फ्रेश होकर वापस से नीचे आ जाते हैं। रणधीर चौधरी के पीछे खड़ा आदमी आशी को एकटक घूर रहा था।
रणधीर चौधरी खाना खाते समय एक बार अपने पीछे खड़े आदमी की ओर देखता है। वो आशी को देखा में अपनी पलकें झपकाकर इशारा कर देता है। वही कोई और भी था जो आशी को ऊपर से नीचे तक अपनी हवस भरी नजरों से आशी को स्कैन कर रहा था, आशी के पूरे जिस्म को। आशी के परफेक्ट फिगर पर उसकी नजरें रेंग रही थी। आशी इस सब बातों से अनजान अर्जुन और करण को खाना सर्व कर रही थी। करण जो वो भी अभी ही खाना खाने के लिए आया था। दूसरी ओर नत्तू का घर। सभी दिनकर अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए थे। देव जो कि बाहर आंगन में टहल रहा था। देव की नज़र घर के पीछे की ओर जाती है, जहां नत्तू आगे की ओर कहीं जा रही थी, लेकिन उस ओर सुनसान सा था। नत्तू को उस ओर जाते देख खुद में ही बड़बड़ाता है, ये पागल लड़की वहां कहाँ जा रही है। ये कह देव भी नत्तू के पीछे पीछे चला जाता है। नत्तू एक ही डायरेक्शन में सीधे सीधे चली जा रही थी। आगे गांव खत्म होकर सुनसान इलाका था, जहां दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस ठंडी हवाएं और इंसेक्ट्स की आवाज गूंज रही थी। ये देख देव थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाता है कि नत्तू उस ओर कहाँ जा रही है। देव तेज कदमों से नत्तू की ओर जाने लगता है और नत्तू के करीब आ नत्तू को बाजू से पकड़ अपनी ओर घुमाकर कहता है, कहाँ जा रही हो। लेकिन जैसे ही देव नत्तू को देखता है, देव की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। देव हड़बड़ाहट और परेशानी से नत्तू के चेहरे को अपने हाथों में थामकर नत्तू के गाल को थपथपाते हुए कहता है, नत्तू नत्तू ये सब क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। नत्तू जो कि दिखने में बड़ी ही भयानक लग रही थी। नत्तू के बाल हवा में उड़ रहे थे। नत्तू की आंखों के काले घेरे सफ़ेद पड़ चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा था। देव की घबराहट से दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। देव के चेहरे पर नत्तू के लिए फिक्र साफ देखी जा रही थी। नत्तू देव को पीछे छोड़ आगे की ओर फिर से बढ़ने लग जाती है। नत्तू को जाते देख देव भी नत्तू के पीछे पीछे जाता है और 2 कदम आगे बढ़ नत्तू को दोनों बाजुओं से पकड़कर जोर से हिलाते हुए कहता है, ये सब क्या है नत्तू, कुछ बोलो। नत्तू जो कि देखने से ऐसा लग रहा था कि अपने सेंस में नहीं है, एक रोबोट की तरह बिना किसी इमोशंस के नत्तू बस चले जा रही थी। देव नत्तू का हाथ पकड़कर नत्तू को घर की ओर वापस ले जाने लगता है, लेकिन नत्तू अपनी जगह से नहीं हिलती। अब नत्तू अपने मुंह से जोर जोर से हाफने की आवाज निकाल रही थी, हु हु की आवाज निकाल रही थी। देव और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। व्यक्त के साथ नत्तू की आवाज तेज और भयानक होती जा रही थी, और साथ ही साथ देव की दिल की धड़कनें भी। देव को समझ नहीं आ रहा था कि नत्तू को क्या हुआ, नत्तू इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है। नत्तू घुराते हुए तेज आवाज में देव से कहती है, छोड़ मुझे, हु छोड़ मुझे। नत्तू की आवाज उस सुनसान इलाके में डबल डबल गूंज रही थी। आज नत्तू रोज की तरह बात नहीं कर रही थी। वो बेफिक्री सी नत्तू नहीं, एक अलग ही नत्तू देव के सामने खड़ी थी। नत्तू की ये भयानक आवाज सुन देव सहम जाता है और किसी पत्थर की मूरत के जैसे जम जाता है। एपिसोड 87 गाड़ी कैसे रॉकेट की स्पीड। नत्तू घुराते हुए तेज आवाज में देव से कहती है, छोड़ मुझे, हु छोड़ मुझे। नत्तू की आवाज उस सुनसान इलाके में डबल डबल गूंज रही थी। आज नत्तू रोज की तरह बात नहीं कर रही थी। वो बेफिक्री सी नत्तू नहीं, एक अलग ही नत्तू देव के सामने खड़ी थी। नत्तू की ये भयानक आवाज सुन देव सहम जाता है और किसी पत्थर की मूरत के जैसे जम जाता है। अब आगे नाटू देव का हाथ जोर से झटका देते हुए छुड़वा देती है और देव की गर्दन को पकड़ लेती है। नत्तू सच में बहुत भयानक लग रही थी, जैसे किसी भूत प्रेत ने नत्तू पर कब्जा कर लिया हो। नत्तू की आंखें पूरी सफ़ेद थी। नत्तू की आवाज भी भारी भरकम लग रही थी। देव से घुराते हुए नत्तू कहती हैं, छोड़ मुझे, तेरी इतनी हिम्मत मेरा रास्ता रोकने की। इस शांत वातावरण में नत्तू का बोला एक एक शब्द गूंज रहा था। पेड़ों के पत्तों के आपस में टकराने और इंसेक्ट्स की आवाज चारों और इस सुनसान इलाके में दोहरी सुनाई दे रही थी। ये आवाज मिलकर नत्तू की आवाज को डरावनी बना रही थी। देव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि नत्तू के साथ क्या हुआ। देव तो आंखें बड़ी करके नत्तू को हैरानी से देख रहा था, मानो अभी देव की आंखें निकलकर बाहर आ जाएंगी। देव चिल्लाते हुए कहता है, नत्तू ये सब तुम्हारी कोई नौटंकी है तो अभी के अभी बंद करो, मुझे ये हरकतें पसंद नहीं। देव के चेहरे पर नत्तू के लिए परेशानी के भाव साफ देखे जा सकते थे। नत्तू देव से कहती हैं, कौन नत्तू? मैं कोई नत्तू नहीं हूँ, मैं रानी मंजुलिका हूँ। देव नत्तू की पकड़ से अपना गला छुड़वाते हुए कहता है, नत्तू अपनी नौटंकी बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम साउथ की फिल्म की भूतनी का नाम लोगी और मैं तुमसे डर जाऊंगा? मैं ना भूत से डरता हूँ ना तुम्हारी नौटंकी से, समझी तुम? नत्तू वही नीचे मिट्टी पर बैठ जाती है और अपनी आंखों के ऊपर से वाइट लेंस निकालकर मुंह बनाते हुए कहती हैं, मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी, लेकिन तुम तो डरे ही नहीं। मैं तो तुम्हें भूत बनकर डराना चाहती थी, क्योंकि तुम कल रात मुझे डांट रहे थे भी बिना किसी वजह। देव को अब नत्तू की इस हरकत पर गुस्सा आ जाता है। देव नत्तू को डांट लगाते हुए कहता है, तुम 20 साल की होकर ये 5 साल वाले बच्चों के जैसे हरकतें क्यों करती हो?
तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, मुझे कॉलेज में पीछे छोड़कर फर्स्ट रैंक लाती हो। जब तुम ये अपनी पागलों वाली हरकतें करती हो, कभी मेरी बिना बात के कॉलर पकड़ बिना सोचे समझे कुछ भी कहना, कभी मुझे नहर में धक्का देना और अब ये भूत की एक्टिंग करना, ये सब देख मुझे तुम सर्टिफाइड पागल लगती हो। मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही लड़की है जो मुझे हमेशा पढ़ाई में पीछे छोड़ देती है। नत्तू अभी भी जमीन पर बैठी थी, मानो देव की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। नत्तू के ऊपर तो देव की कही बातों का कोई असर ही नहीं था। ये कह लो कि नत्तू के कानों पर तो जू तक नहीं रेंग रही थी। नत्तू तो देव की ओर देख ही नहीं रही थी। नत्तू की बेफिक्री देख देव और ज्यादा चीड़ जाता है और पंजों के बल नत्तू के पास बैठकर नत्तू का चेहरा पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए कहता है, ऐसे हर समय अपनी ये पागल हरकतें मत किया करो, समझी पागल लड़की। इतना कह देव नत्तू की नोच को पिंचकर नत्तू को खड़ा करने के लिए अपना हाथ देता है। नत्तू किसी छोटे से बच्चे की तरह शिकायत करते हुए देव से कहती हैं, आप मुझसे डरे क्यों नहीं? मैं आपसे नाराज हूँ। मैंने आपको डराने के लिए कितनी मेहनत की थी और आपने मेरे एफर्ट्स और एक्टिंग पर पानी फेर दिया। जैसे एक बच्चा जो चाहता है और वो उसे नहीं मिलता तो वो अपने पेरेंट्स से शिकायत करता है, बिल्कुल वैसे ही अभी नत्तू कर रही थी। देव नत्तू को आंखें फाड़े देख रहा था। देव जिस लड़की के लिए परेशान हो रहा था उसकी ये बचकानी हरकतों को देख उसके पीछे पीछे घर से यहाँ तक आ गया, कहीं इतनी रात को अकेले में उसे कुछ हो ना जाए, उसकी सेफ्टी के लिए। और वो ही लड़की ये शिकायत कर रही है कि देव उससे डरा क्यों नहीं, उसकी इन एपिसोड इल्दिश हरकतों पर। देव एक गहरी सांस ले नत्तू के सामने अपना हाथ फिर से करता है और कहता है, अच्छा छोड़ो ये सब, अब घर चलो, उठो। नत्तू अपने हाथ से देव के हाथ को झटक देती है और नाक चढ़ाते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना आपके साथ। देव इरिटेट होते हुए बोला, ठीक है मैं तो चला, तुम बैठो यहीं पर जब तक कोई तुमसे मिलने तुम्हारे भूत भाई या बहन नहीं आ जाते। नत्तू मुंह बनाते हुए देव की कही बात को रिपीट करती है, तुम बैठो यहीं पर जब तक कोई तुमसे मिलने तुम्हारे भूत भाई या बहन नहीं आ जाते। मुंह बनाती है। देव के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है नत्तू की इन हरकतों को देखकर। चाहे जो भी हो, देव को नत्तू की ये एपिसोड इल्दिश हरकतें ही अच्छी लगती थीं। नत्तू खुद से खड़ी हो जाती है, देव को इग्नोर कर घर की ओर जाने लगती है। देव नत्तू के पीछे पीछे चला जाता है। नत्तू कुछ ही दूर चली थी कि आगे जाकर रुक जाती हैं। नत्तू के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। नत्तू का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। देव नत्तू से पूछता है, अब यहाँ बीच रास्ते पर रुक क्यों गई तुम? नत्तू को तो मानो सांप सूंघ गया हो। नत्तू तो आंखें फाड़े बस रास्ते से कुछ दूरी पर भूरी लगाए एक टक देख रही थी। देव की नज़र सामने नहीं गई थी। देव नत्तू के पास आकर कहता है, अब यहाँ बीच रास्ते में शुरू मत हो जाना फिर से। जैसे ही देव की नज़र नत्तू के डर के कारण पीले पड़ चुके और पसीने से भीगे चेहरे पर जाती है तो देव नत्तू को बाजू से पकड़ हिलाते हुए कहता है, नत्तू क्या हुआ तुम्हें? ऐसे अचानक क्या हुआ तुम्हें नत्तू? देव की आवाज़ में नत्तू के लिए फिक्र साफ महसूस हो रही थी। नत्तू अपने सेंस में देव के हिलाने से वापस आती है और देव को टाइटली हग कर लेती है। नत्तू की बॉडी भी डर से कांप रही थी। ये देख देव और ज़्यादा परेशान हो जाता है और चिंता की लकीरें देव के माथे पर दिखाई देने लग जाती हैं। देव नत्तू को कंफर्ट करते हुए नत्तू की पीठ को सहलाने लगता है और नत्तू के थोड़े नॉर्मल होने के बाद पूछता है, क्या हुआ? नत्तू अपने हाथ से कुछ दूरी पर इशारा करते हुए हकलाते हुए कहती हैं, सांप को देखा मैंने वहाँ और मुझे सांप से बहुत डर लगता है। नत्तू के डर को देव नत्तू के चेहरे पर साफ देख पा रहा था। देव नत्तू को पीछे कर उस ओर जाता है जिस ओर नत्तू ने इशारा किया था। देव वहां जाता है तो नत्तू देव की फिक्र जताते हुए कहती हैं, आप वहां क्यों जा रहे हैं? वो सांप आपको काट लेगा। देव आगे बढ़ नत्तू के बताए सांप को अपने हाथ में उठाते हुए कहता है, पागल लड़की, ये तो सांप की केचुली है, असली सांप नहीं है ये और तुम इससे डर गई। इतना कह देव नत्तू की इस बेवकूफ़ी पर हंसने लग जाता है। नत्तू ये देख मुंह बना लेती है और हकलाते हुए देव से कहती है, ये केचुली है। मुझे कैसे पता चलेगा? अंधेरे में मुझे लगा कि कोई सांप है। नत्तू अपने होठ लटका कर नजरें झुकाकर खड़ी हो जाती है और खुद में ही बड़बड़ाती है, क्या नत्तू तू भी? अब इन्हें मौका मिल जाएगा तेरी टांग खींचने का। वही देव नत्तू की शकल देखकर हंस रहा था। दूसरी ओर आशी का कमरा। आशी अपने बेड पर पैर फैलाए बैठी, अपनी गोद में लैपटॉप रख उस पर अपना काम कर रही थी। लैपटॉप की हल्की हल्की स्क्रीन की लाइट आशी के चेहरे पर चमक रही थी। रूम में हल्की हल्की चांद की रोशनी भी आ रही थी और हवा से पर्दे भी हिल रहे था। तभी अनवी अंदर दरवाजे पर खड़े हुए अपनी प्यारी सॉफ्ट और तोतली आवाज में कहती है, चाची। अनवी की स्वीट सी आवाज सुन आशी की नज़र अनवी पर जाती है जो कि दरवाजे के पीछे से अंदर रूम में झांक रही थी। ये देख जो अभी आशी सीरियसली होकर अपना काम कर रही थी, अब आशी के चेहरे पर अनवी को देखकर एक ना दिखने वाली मुस्कुराहट थी। अनवी की क्यूट सी स्माइल से आशी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है।
आशी अपने हाथ से अनवी को अंदर आने का इशारा करती है। ये देख एक बार अनवी पीछे मुड़ती है। आशी अनवी को बड़े प्यारे से बुलाती हैं, बच्चा आयो। अनवी फिर से पीछे मुड़ जाती है। ये देख आशी अपनी छोटी नजरें कर खुद से ही कहती है, ये अनवी पीछे क्यों देख रही है। ये सोच आशी अपनी जगह से उठकर बाहर चेक करने अनवी की ओर आती हैं। तभी सामने से आता हुआ करण अनवी को अपनी गोद में उठाकर अनवी से कुछ दूरी पर खड़े साहिल से कहता है, भाई आप आड़े साइड में क्यों खड़े हो? भाई आप यहाँ साइड में क्यों खड़े हो? साहिल ये सवाल सुन थोड़ा सा सकप का जाता है और अपनी घबराहट छिपाते हुए कहता है, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अनवी को लेने आया था। ये ना ही तुम्हारे रूम के अंदर जा रही थी और ना ही मेरे पास आ रही थी। कितनी बार अपने पास बुलाया, ये अनवी जिद्दी हो गई है, मेरे पास आ ही नहीं रही। आशी को दरवाजे के करीब पहुंच गई थी। उसने साहिल का जवाब सुन लिया था। आशी को जो बड़ा अजीब लगता है। आशी खुद से ही कहती है, ये साहिल भैया ने अगर अनवी को अपने पास बुलाया तो मुझे साहिल भैया की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी। आशी करण की आवाज़ सुन अपनी सोच से बाहर आती हैं। करण साहिल से कहता है, भाई आप जाओ, मैं थोड़ी देर में अनवी ने छोड़ दूंगा आपके कमरा में। भाई आप जाओ, मैं थोड़ी देर में अनवी को छोड़ आऊंगा आपके रूम में। इतना कह करण अनवी को अपने रूम में ले आता है। आशी अनवी की ओर देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अनवी के एपिसोड X को अपने हाथों से सहलाती है। साहिल वहां से चला जाता है, पर जाने से पहले करण आशी की ओर देखता है, या यूं कह लो कि साहिल की नज़रें तो बस आशी की स्माइल को देख रही थी। आशी और करण तो इन सब से अनजान थे। करण अनवी को लेकर रूम में अंदर चला जाता है और अंदर जाने से पहले आशी एक बार जाते हुए साहिल को देख रही थी। आशी के मन में ना जाने क्यों साहिल को लेकर खुद नेगेटिव वाइब आ रही थी। आशी को साहिल का नेचर कुछ ठीक नहीं लगता। आशी अपनी सोच में गुम अंदर आती हैं। वो तो अभी भी ये सोच रही थी कि उसे अनवी की आवाज़ आई, पर साहिल की क्यों नहीं आई। कुछ ऐसा तो नहीं कि साहिल झूठ बोल रहा हो। करण आशी पर टोंट मारते हुए अनवी से कहता है, लाडो चाची का दौरे ना जाए, वरना या तन्ने भी गाड़ी रॉकेट की स्पीड में कीम चला बई से नू सिखावेगी। लाडो चाची के पास मत जाना, वरना ये आपको गाड़ी कैसे रॉकेट की स्पीड से चलाई जाती है ये सिखाएंगी। कोष्टक। आशी ये सुन अपनी सोच से बाहर आ करण से कहती हैं, एक बार सॉरी बोला ना, अब एक बात को कब तक पकड़ कर बैठोगे। अनवी जो कि आशी और करण की इस नोक झोंक को सुन अपने दूध के सारे दांत चमका देती है। ये देख करण आशी से आगे कहता है, देख मेरी भतीजी भी मेरी बात ने कितनी अच्छी डाला समझगी, या भी मेरी बात तय सहमत सर। देखो मेरी भतीजी मेरी बात को कितने अच्छे से समझ गई, वो भी मेरी बात से अग्री करती है। अनवी इस बार करण की गोद में ही आशी को देखकर फिर से अपनी बतिशी दिखा देती है। अनवी की खिलखिलाहट की आवाज़ से वो कमरा गूंज उठता है और साथ ही साथ आशी और करण के चेहरे भी। एपिसोड 88 बीता हुआ समय। अनवी जो कि आशी और करण की इस नोक झोंक को सुन अपने दूध के सारे दांत चमका देती है। ये देख करण आशी से आगे कहता है, देख मेरी भतीजी भी मेरी बात ने कितनी अच्छी डाला समझगी, या भी मेरी बात तय सहमत सर। देखो मेरी भतीजी मेरी बात को कितने अच्छे से समझ गई, वो भी मेरी बात से अग्री करती है। कारण अनवी को लेकर बेड पर बैठ जाता है और कुछ अपने बचपन के टॉयज कबर्ड से निकालकर अनवी के सामने रखकर करण अनवी के साथ मस्ती करने लग जाता है। आशी भी एक साइड जाकर बेड पर बैठ जाती है। आशी अपना थोड़ा सा लैपटॉप पर वर्क कर कुछ देर में अपना लैपटॉप बंद कर साइड टेबल पर रख देती है और अनवी और करण को एक साथ वो प्यारे खेलते हुए देख रही थी। अनवी को करण को बेड ही प्यार से देखने लग जाती है और आशी अनवी को अपनी गोद में बैठा लेती है और आशी अनवी को एपिसोड X को प्यार से चूमते हुए कहती है, अनवी आपको पता है आप सच में बहुत क्यूट हो। अनवी भी आशी के गालों को अपने नन्हे नन्हे हाथों में भरकर प्यारे खींचने लग जाती है। आशी अनवी का यूं आशी को प्यार जताना इमोशनल कर देता है। आशी की आंखें नम हो जाती है। ना चाहते हुए भी आशी के दिमाग में बुआ दादी जी कही हुई बात याद आती है कि आशी ने एक नन्ही सी जान की जान ली है। आज से 6 साल पहले तो आशी खुद 19 साल की थी। वो भला क्या ही एक माँ की फीलिंग्स को समझती। उस समय बस आशी ने ये सोचा कि उसके साथ हुई उस जुर्म की निशानी है वो बच्चा जिसे आशी ने अबॉर्ट करवा दिया। आशी की सोच में उसका लिया वो फैसला सही था। लेकिन आज अनवी को यूं करण और अपने साथ मस्ती करते देख आशी एक माँ की तरह सोच रही थी कि अगर वो अबॉर्शन नहीं करवाती तो शायद उसका बेबी भी उसके साथ ऐसे ही एंजॉय करता। लेकिन आशी की सिचुएशन करण समझ पा रहा था। करण आशी को ताना मारता है, बस एक तू एक खड़ूस जो मेरी एक भी बात ना सुनती, बस एक तुम ही खड़ूस हो जो मेरी एक भी बात नहीं सुनती। करण ये आशी का मूड ठीक करने के लिए और आशी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहता है। करण समझ रहा था कि आशी क्या फील और क्या सोच रही है इस समय। आशी करण की ओर नजरें छोटी कर घूर कर देखती है। आशी अपने मन में कहती है, ये कैसा हस्बैंड, जब देखो मेरी टांग खींचता रहता है। करण आगे कहता है, सच है तो कहूँ, कड़वा लगा न, सच ही तो कह रहा हूँ, कड़वा लगा रहा है।
करण की बातें सुन आशी का करण को खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है। अन्वी जो कि एक बार करण और एक बार आशी के चेहरे को देख रही थी। अन्वी अचानक से आशी और करण की बहस को सुन जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लग जाती है, मानो जैसे अन्वी को करण और आशी की सारी कन्वर्सेशन समझ आ रही हो। अन्वी को यूं हंसते देख करण और आशी भी अपनी सारी नोक झोंक भूलकर अन्वी के साथ हंसने लगते हैं। तीनों की ही खिलखिलाती मुस्कुराहट से वो पूरा कमरा गूंज उठता है। करण आशी को हक कर आशी के फॉरहेड पर किस कर आशी से कहता और आशी को कंफर्ट फील कराता है, पिछला याद करके आज ने क्यों खराब करना, बीता हुआ समय याद करके अपने आज को क्यों खराब करना। आशी भी करण को वापस हक कर अपना सर हाँ में हिला देती है और अन्वी आशी के गोद में बैठी थी और अचानक से उठकर उन दोनों को ही गले लगा लेती है। आशी अन्वी को ये देख फॉरहेड पर चूम टाइटली गले लगा लेती है। तीनों ही एक दूसरे को गले लगाए बड़े प्यार से बैठे थे। तीनों ही इस समय किसी हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे थे। रोनी का बंगलो। रोनी जब बंगलो में आता है तो आज रोनी के कदम लड़खड़ा रहे थे। रोनी की आंखें लाल थी। ये कह लो कि अपने आंसू छिपाने के लिए रोनी ने ड्रिंक की थी, ताकि सभी को ये लगे रोनी की आंखें लाल रोने के कारण नहीं बल्कि नशे के कारण है। हम सच दुनिया से छिपा सकते हैं मगर खुद से नहीं। रोनी के लेफ्ट हाथ में बियर की बोतल थी और राइट हाथ में जख्म था जिसका खून सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि रोनी ने खुद को ही चोट पहुंचाई हो। रोनी का ये हाल साफ बता रहा है कि वो किस कदर अंदर तक टूटा हुआ है। रोनी को यूं लड़खड़ाते हुए अंदर आते देख मिष्टी माँ जो लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे रोनी के ही आने का इंतजार कर रही थी, वो रोनी की ऐसी हालत देख रोनी के पास तेज कदमों से जाती है और रोनी को संभालते हुए सहारा देकर अंदर लाकर सोफे पर बैठा देती है। रोनी बड़बड़ाते हुए बोलता है, मिष्टी माँ वो नाज काम तो कर रही है ना अपना ठीक से, अगर कहीं भी धूल बचे ना तो उससे सब कुछ ठीक से दोबारा से साफ करवाना। मिष्टी माँ नाज की साइड लेते हुए बड़े ही प्यार से रोनी के बालों को सहलाते हुए कहती हैं, रोनी बेटा तुम क्यों उस मासूम सी बच्ची को ऐसी सजा दे रहे हो जब तुम जानते हो कि उसने अपने घर में कभी पानी तक नहीं उबाला। उस बच्ची से इतने बड़े घर का काम अकेले लेना सही नहीं है बेटा, कुछ तो सोचो उस बच्ची के बारे में। वो बहुत रो रही थी बेटा, उस बच्ची से ये सब काम 4 दिन में भी नहीं होगा। रोनी की आंखों में नाज का हाल सुन पानी आ जाता है। रोनी जैसे ही कुछ कहने को होता है रोनी का गला भर आता है। रोनी की आवाज में एक रूखापन और दर्द साफ झलक रहा था। रोनी अपने शब्दों को जोड़ हिम्मत कर भीगी आंखों से कहता है, मिष्टी माँ मैं मजबूर हूँ जो अपने ही प्यार को अपने ही इन हाथों से सजा दे रहा हूँ। मैं तो बस वो कर रहा हूँ जो वो मुझसे करवा रहे हैं। रोनी का हाल साफ बयां कर रहा था कि रोनी ये सब मजबूरी में कर रहा है। मिष्टी माँ रोनी को सोफे पर से खड़ा करती है और रोनी को संभालते हुए रोनी के रूम तक छोड़कर आती है। मिष्टी माँ अपने पैर से दरवाजे को धकेलते हुए खोलती है क्योंकि रोनी को वो दोनों हाथों से संभाल रही थी। भला मिष्टी माँ में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो रोनी के हटे कट्टे भारी भरकम शरीर को एक हाथ के सहारे से संभालकर सीढ़ियों से ऊपर लेकर आए। जैसे ही दरवाजे खुलने की आवाज आती है, नाज जो कि अभी अभी सोई थी उसकी भी नींद दरवाजे के खुलने की आहट से खुल जाती है। नाज के चेहरे पर थकावट के निशान साफ नजर आ रहे थे। नाज की आंखें ज्यादा रोने से सूजी हुई थी। नाज ने आज जितना काम किया था, नाज ने उतना काम आज तक अपनी लाइफ में नहीं किया था। नाज जल्दी से रूम की लाइट ऑन कर देती है। रोनी को इस हाल में देखकर नाज जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर रोनी के पास जाकर रोनी को दूसरी साइड से पकड़कर मिष्टी माँ की हेल्प कर बिस्तर पर सुला देती हैं। रोनी और नाज दोनों के लिए फिक्र मिष्टी माँ के चेहरे पर दिख रही थी। नाज का यूं मुरझाया चेहरा जो सुबह किसी फूल की तरह खिला खिला था। नाज मिष्टी माँ की आंखों में गहरी चिंता और तीव्र पीड़ा देख पा रही थी। नाज रोहंदे गले से करुणाजनक स्वर में कहती है, मिष्टी माँ आप क्यों अपना दिल छोटा कर रही है? शायद ये मेरी किस्मत में लिखा है। आपकी इन सब में कोई गलती नहीं। शायद मेरी ही गलती है जो मैंने रोनी पर अंधा भरोसा कर लिया। मिष्टी माँ तो कहीं ना कहीं रोनी की मजबूरी जानती थी, लेकिन वो भी नाज को रोनी के ये सब करने के कारण को नाज को बता नहीं सकती थी। उनकी भी मजबूरी थी। मिष्टी माँ खुद से ही कहती है, मैं सच चाह कर भी तुम्हें नहीं बता सकती बेटा। इतना सोच अपने रूम में चली जाती है। नाज मिष्टी माँ के जाने के बाद रोनी के पैर जो को बिस्तर से नीचे लटक रहे थे उनको ठीक से बेड के ऊपर रखकर रोनी के शूज रिमूव करती है और हाथ में पकड़ी बियर की बोतल को छीनकर गुस्से से साइड टेबल पर रख देती है। नाज की नज़र रोनी के हाथ पर लगी जख्म पर जाती हैं। नाज ये देख फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर लाती है। नाज खुद में ही उदास और दुखी होकर बड़बड़ाती है, सारी गलती मेरी है जो मैंने बिना किसी को बताए तुमसे शादी कर ली। अब मैं चाहकर भी अपनी फैमिली के पास वापस भी नहीं जा सकती, ना ही शिकायत कर सकती हूँ तुम्हारी दी से। अब तो मॉम ने मुझसे सारे रिश्ते ही खत्म कर लिए हैं।
ये कहते ही नाज की आंखों से आंसुओं की धारा किसी झरने की तरह बह रही थी और नाज सुबकते हुए रोनी के जख्म पर ड्रेसिंग करती है। नाज सुबह से ही रो रही थी। नाज का रोना बिन मौसम के बरसात की तरह था। जो नाज कुछ दिन पहले तक अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती थी, वो नाज आज खुद ही अपनी जिंदगी में रोनी से मिल रहे दर्द के लिए खुद को ही जिम्मेदार समझ रही थी। नाज का रोना सुबकियों में बदल चुका था, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ऐसे अचानक जो रोनी कल तक प्यार करने और साथ रहने के दावे कर रहा था, रोनी नाज के किसी और के साथ वन नाइट स्टैंड के बाद भी नाज को अपनाने को तैयार था। ऐसे शादी हो जाने के बाद किस रिवेंज के चक्कर में नाज के साथ ये सब कर रहा है। नाज अब खुद ही इस बदले के जाल में फंस चुकी है। ये सोच सोच अपने ही लिए फैसले पर अब नाज पछतावा हो रहा था। नाज अंदर ही अंदर खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। ये सुबकिया का शोर नाज के दर्द की उस कमरे में एक एक दीवार चीख चीख कर गवाही दे रही थी। नाज को अपनी दुनिया अपनी आंखों के सामने अपने ही हाथों ढहती हुई नजर आ रही थी, जिसे रोकना नाज के लिए असमर्थ था। रोनी बेड पर नशे में पड़ा धीरे स्वर में बड़बड़ा रहा था। मेरी मजबूरी है नाज ये कहते हैं। रोनी की आंखें झलक आती है। देव और नत्तू घर आ जाते हैं। देव तो पूरे रास्ते नत्तू की टांग खींचते हुए घर आया था कि नत्तू कैसे एक सांप की केचुली से असली सांप समझकर डर गई। नत्तू का तो चेहरा बिल्कुल छोटा सा हो गया था। जरूरत से ज्यादा ही देव ने उसे टीस कर दिया था। जैसे ही दोनों घर के अंदर आते हैं, रचना जी उन दोनों से पूछती हैं, तुम दोनों वहां कहाँ से आ रहे हो। देव हंसते हुए नत्तू की ओर देखते हुए कहता है, आंटी जी इस रानी मंजुलिका से पूछिए। रचना जी नत्तू की शरारत को समझ जाती हैं और वो नत्तू को डांट लगाते हुए कहती हैं, नत्तू आज तक तुम्हारा बचपना नहीं गया। तुम बचपन में भी अर्जुन और अपनी क्लास के सारे बच्चों को ऐसे ही डराती थी। कब बड़ी हुई तुम, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई, अब तो बड़ों जैसी हरकतें कर लिया करो तुम। देव उत्सुकता दिखाते हुए नत्तू की बचपन की शरारतों के बारे में रचना जी से आगे पूछते हुए कहता है, आंटी जी ये नत्तू बचपन से ऐसी हरकतें करती है। देव हंसते हुए आगे कहता है, आपको पता है ये नत्तू सांप समझ सांप की केचुली से डर गई। रचना जी अपनी गर्दन नामे हिलाकर कहती हैं, हाँ ये लड़की जब भी कोई बच्चा इसे क्लास में परेशान करता था, तब उस बच्चे को मंजुलिक बनकर डराती थी। ये लड़की और इसकी शरारतें ना जाने कब कम होगी। चलो अब अंदर जाकर रेस्ट कर लो। इतना कह रचना जी छत पर सोने चली जाती है और नत्तू सदी सी शकल बना देव को घूरते हुए अंदर रूम में चली जाती है। देव तो अभी भी वही अपने पेट को पकड़कर बैठ जाता है और नत्तू की डरी हुई शकल याद कर हंसने लग जाता है। एपिसोड 89 जिसको बचाने बड़े मालिक खुद हमारे घर आ। रचना जी अपनी गर्दन नामे हिलाकर कहती हैं, हाँ ये लड़की जब भी कोई बच्चा इसे क्लास में परेशान करता था, तब उस बच्चे को मंजुलिक बनकर डराती थी। ये लड़की और इसकी शरारतें ना जाने कब कम होगी। चलो अब अंदर जाकर रेस्ट कर लो। इतना कह रचना जी छत पर सोने चली जाती है और नत्तू सदी सी शकल बना देव को घूरते हुए अंदर रूम में चली जाती है। देव तो अभी भी वही अपने पेट को पकड़कर बैठ जाता है और नत्तू की डरी हुई शकल याद कर हंसने लग जाता है। साहिल का कमरा। आशी अनवी को लेकर साहिल के रूम में जाती है। अनवी जो कि आशी के कंधे पर सर रखकर बड़ी ही मासूमियत के साथ सो रही थी। आशी साहिल के रूम के डोर को नॉक करती हैं। डोर नॉक की आवाज़ सुन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो आशी एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाकर कहती हैं, भाभी। लेकिन अभी भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। आशी को कुछ समझ नहीं आता कि इतनी रात को क्या रूम में कोई नहीं है जो अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। आशी सोचती शायद सो तो नहीं गए। ये सोच आशी वापस मुड़कर अनवी को अपने साथ वापस अपने रूम में ले जाने के लिए मुड़ती है। तभी आशी के कानों में धीमी और घबराहट से भरी सुहाना की आवाज़ आती है। आशी पीछे मुड़ सुहाना की ओर देखती है। सुहाना जो कि हल्का सा दरवाज़ा खोल हल्का सा बस बाहर झांक रही थी। ये देख आशी की नज़रें छोटी हो जाती है। आशी को कुछ गलत हुआ हो ऐसी फीलिंग्स महसूस हो रही थी। आशी सुहाना से अपनी सवालिया नज़रों से घूरते हुए कहती हैं, भाभी मैं अनवी को देने आई थी, लेकिन आप पूरा दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। सुहाना आशी के सवाल से सकप का या हकी बकी रह जाती है। सुहाने के चेहरे पर घबराहट, डर से साफ चौड़ी हुई आंखें। आशी सुहाना का डर देख पा रही थी। सुहाना की आंखों में बेचैनी में छिपा दर्द भी। सुहाना थोड़ा सा और दरवाज़ा खोलकर आशी के पास रूम से बाहर आ जाती है। सुहाना ने अपने पल्लू से अपने शोल्डर को कवर कर रखा था। सुहाना जल्दबाजी दिखाते हुए आशी की गोद से अनवी को ले लेती है। आशी महसूस करती है कि सुहाना के हाथ कांप रहे थे। आशी की गोद से जब सुहाना अनवी को लेती है तो सुहाना का पल्लू नीचे सरक जाता है। सुहाने की बाजू और शोल्डर पर कुछ चोट के गहरे नीले निशान थे। आशी सुहाना की फिक्र करते हुए पूछती हैं, भाभी आपको ये चोट कैसे लगी। ये सवाल सुन सुहाना का चेहरा पीला पड़ जाता है, मानो सुहाना की कोई चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन सच जो बात आशी को खटक रही थी कहीं ना कहीं वैसा ही था। आशी सुहाना के जख्म पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से सहलाते हुए फूंक मरते हुए परेशानी भरी आवाज में पूछती है, भाभी आपको ये चोटें कैसे लगी।
क्या किसी ने आपके साथ मारपीट की है? सुहाना जल्दी जल्दी अपना सलाइवा गटकते हुए अपनी गर्दन नामे हिला देती है। सुहाने के चेहरे के भाव साफ आशी के शक को यकीन में बदल देते हैं। सुहाना का चेहरे पसीने की बूंदें दिखने लग जाती है। सुहानी की आंखों में दर्द और नमी, जिसे वो आशी छिपाना चाहती है, लेकिन आशी की नज़रों से वो सुहाना का दर्द, पीड़ा छिपता नहीं है। सुहाना की फिक्रमंद और करुणा के भाव अपनी आंखों में लिए आशी कहती है, भाभी बताए आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं सब ठीक कर दूंगी। सुहाना अपनी नज़रें चुरा आशी से लड़खड़ाती हुई रुहासी सी आवाज में कहती हैं, वो ये चोट तो मेरा बाथरूम में पैर स्लिप हो गया था। ज़्यादा गहरी चोट नहीं है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। तुम जाओ और जाकर रेस्ट करो। इतना कह सुहाना जल्दी से रूम में चली जाती है। सुहाना का आशी से नजरें चुराना, सुहाना की लड़खड़ाती आवाज आशी के मन में शक पैदा कर रही थी कि सुहाना झूठ बोल रही है और सच में सुहाना के साथ गलत हुआ है। आशी का पहला शक साहिल पर ही जाता है। आशी भी अपने रूम में चली जाती है। आशी अभी भी सुहाना के बारे में सोच रही थी। आशी को यूं किसी गहरी चिंता, सोच में खोया हुआ देख करण आशी के पास जा पीछे से गले लगाते हुए कहता है, इतना ज्यादा ना सोचा कर, थोड़ा सा तो तेरे दिमाग ने रेस्ट दे दिया कर। इतना ज्यादा मत सोचा करो, थोड़ा सा तो अपने माइंड को रेस्ट दे दिया करो। आशी सुहाना के लिए अपनी फिक्र दिखाते हुए करण की ओर पलटे हुए कहती हैं, करण मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साहिल भैया सुहाना भाभी टॉर्चर करते हैं। करण शॉक्ड और अविश्वसनीय भाव नजर आ रहे थे। करण को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, मानो करण ने कुछ गलत सुना हो। करण कहता है, आशी ईसा कुछ कोनी, मन ने तो कुछ ईसा महसूस ना करा, शायद तन्ने गलत फहमी हाई होगी। आशी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो कुछ ऐसा महसूस नहीं किया, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई हो। आशी करण की बात को काटते हुए डिसएग्री करती है। आशी आगे अपना पॉइंट रखते हुए कहती हैं, सुहाना भाभी की बॉडी पर गहरे नीले जख्म थे, वो मुझसे नजरें चुरा रही थी, उनकी आंखों में दर्द और तकलीफ देखी है मैंने, वो सच को छिपा रही है। करण आशी को बेड पर बैठाता है। करण आशी को समझाते हुए कहता है, आशी भाभी तू बाता बाता में सच जानने की कोशिश करिए। आशी भाभी से तुम बातों ही बातों में सच जानने की कोशिश करना। आशी करण को तिरछी नजरें कर देखते हुए कहती हैं, तुम्हें पता है ना मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हूँ, ये बातें घूमना मुझसे नहीं होगा। करण जानता था कि इस हवेली में आशी और अर्जुन ये दो ही ऐसे हैं जो बातें घुमाने में नहीं बल्कि साफ साफ मुंह पर कहने पर यकीन रखते हैं। करण आशी के सामने अपनी हार मानते हुए हाथ जोड़कर कहता है, अच्छा मेरी माँ तू रहन दिए, मैं ये पूछ लूंगा मेरे स्टाइल में। अच्छा मेरी माँ तुम रहने देना, मैं खुद से पूछ लूंगा मेरे स्टाइल में। आशी की आंखों में चमक आ जाती है, ये जान कि करण कम से कम उसकी बात पर यकीन कर रहा है। आशी चिंता जताते हुए कहती हैं, जो करना ध्यान से करना, किसी और को पता ना चले। करण बदले में पलके झपका देता है। सुहाना जब अंदर रूम में जाती है तो उसकी आंखों से रुके हुए आंसू उसकी आंखों से बाहर झरने की तरह बह जाते हैं। सुहाना वही दरवाजे के पास नीचे जमीन पर बैठकर अनवी को टाइटली हक कर लेती है और बेकाबू कर रोने लग जाती है। सुहाना के दिल में दबा दर्द आंसू के जरिए बाहर निकल रहा था। साहिल सामने सोफे पर पैर और हाथ फैलाए पसारा पड़ा था। साहिल का एक हाथ और एक पैर सोफे से नीचे लटक रहे थे। साहिल के सामने टेबल पर सफ़ेद पाउडर, सिगरेट के पैकेट और लाइटर रखा हुआ था, जिससे कोई दो राय नहीं कि साहिल ड्रग्स एडिक्टेड था, जो अभी इस समय भी ड्रग्स के नशे में बेसुध सा पसरा हुआ था। सुहाना की सिसकियां उस कमरे में गूंज उठती है। नेक्स्ट डे आशी आज कुछ जल्दी ही उठ जाती है। पूरी हवेली रंग बिरंगी लड़ियों से सजी हुई थी। आशी सीधा किचन में जाती है तो देखती है कि वहां पर सुहाना मौजूद नहीं थी। आशी सिमरन जी के पास जाकर उनकी हेल्प करने लग जाती है। तभी नीति भी किचन में आ जाती है। नीति सिमरन जी के पास आकर कहती हैं, हाय जेठानी जी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। 3 ही दिन रह गए शादी को, अभी तो बहुत से काम बचे हैं और आज तो आदि की हल्दी है, कल संगीत, परसों शादी, सब कैसे होगा एक ही सांस में नीति इतना सब कह देती है। नीति की चिंता को देख सिमरन जी मुस्कुराते हुए अपने माथे पर हाथ मारकर नीति से कहती हैं, नीति तुम्हें कितनी बार कहा है, टेंशन मत लो, सारी रस्में अच्छे से हो जाएंगी। नीति हाय हाय जेठानी जी, लेकिन कैसे? आशी नीति के पास आकर उनके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहती हैं, चाची जी हम सब है ना, सब मिलकर हो जाएगा, आप अपनी टेंशन को बाय बाय कर दीजिए। तीनों मिलकर जल्दी से किचन का काम खत्म कर देती है। लेकिन आशी तो बार बार नजरें दरवाजे पर ले जा रही थी कि कब सुहाना किचन में आए और आशी अपने डाउट को क्लियरली सुहाने से पूछकर क्लियर करे कि उसके साथ वो मारपीट साहिल ने की है। लेकिन सारा काम हो जाता है, लेकिन सुहाना अभी तक किचन में नहीं आया थी। आशी सुहाना को ढूंढने किचन से बाहर आ जाती है। दूसरी ओर एक घर के अंदर एक आदमी जिसने धोती कुर्ता पहना हुआ था, वो अपनी बीवी को आवाज लगाते हुए कहता है, भगवान हो भगवान, आज की तारीख में खाना मिलेगा या नहीं।
ये वही आदमी था जिसने रणधीर चौधरी के पीछे खड़े रहकर आशी की ओर देखा में इशारा किया था। उसकी बीवी किचन से एक थाली में हाथ में खाना लिए बाहर आती हैं और कहती है, क्या है जी, एक तो पूरे 6 साल बाद इस घर में वापस आए हैं, कल से सफाई में लगी पड़ी हूं और आप 5 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते। अपने पति को प्यार से फटकार लगाते हुए कहती हैं। वो आदमी अपनी बीवी के हाथ में खाने की थाली को देखकर हाथ धोकर आकर आसान पर बैठ जाता है और उसकी बीवी रमा उसके सामने खाने की थाली को रख देती है और वही उसके खाना खाने तक बैठी रहती है और उसकी ज़रूरत का ख्याल रख रही थी। उसकी शादी को 30 साल और उनकी उम्र भी 50 से ऊपर हो चुकी थी, पर प्यार और केयर आज भी बरकरार थी। कुछ देर में वो आदमी खाना खा लेता है और रमा उसके हाथ धुलवा देती है। तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती हैं। जैसे ही वो दोनों दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनते हैं, दरवाजे की ओर देखते हैं। दरवाजे पर खड़े आदमी को देख रमा अपने हाथ में पकड़े लोटे जग को वही साइड में रख अपने सर पर पल्लू ले एक हाथ से अपनी साड़ी के पल्लू को पकड़ लेती है। दोनों ही थोड़े से कंफ्यूज्ड थे। सामने खड़े आदमी को देख उन्होंने कभी उम्मीद ही ना ही हो कि ये सामने खड़ा आदमी कभी खुद से चलकर उनके घर आएगा। वो आदमी आगे दरवाजे पर खड़े आदमी के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वो आदमी घर के अंदर आ जाता है। ये देख रमा अंदर से फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से एक कुर्सी लाती हैं और आंगन के बीच में रख देती है। रमा का पति अपने कंधे पर रखे कपड़े से उस कुर्सी को साफ करता है और पीछे मुड़ उस आदमी से कहता है, बड़े मालिक आइए, यहाँ बैठ जाए। वो आदमी अपने रोब से उस कुर्सी पर बैठ जाता है। वहाँ का वातावरण शांत था, पर सामने कुर्सी पर बैठे आदमी का एक अलग की ओहरा ही में साफ महसूस हो रहा था। रमा का पति और रमा दोनों ही नजरें झुकाए और हाथ जोड़े खड़े थे। कुर्सी पर बैठा आदमी रमा को अंदर जाने का इशारा करता है। रमा अपनी नजरें झुकाए अंदर चली जाती हैं। सामने बैठा आदमी अपनी रौबदार गड़गड़ाहट से भरी आवाज में कहता है, मांगेराम, क्या वो लड़की वही थी? तुम्हें पूरा यकीन है? मांगेराम की आंखों के सामने 6 साल पुराना मंजर फिल्म की रील की तरह घूमने लग जाता है। मांगेराम की आंखें नम हो जाती है। मांगेराम अपनी नजरें झुकाए हुए ही कहता है, बड़े मालिक, ये नजरें धोखा नहीं खा सकती। वो वही बच्ची है जिसे 6 साल पहले मैं गोदाम में से बचाकर लाया था। मांगेराम की आवाज में एक भारीपन और दर्द भी सुनाई दे रहा था। सामने बैठा रणधीर चौधरी अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, उस रात वो सब किसने किया? तुम किसी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगे? तुम्हारा वचन याद तो है ना तुम्हें? मांगेराम अपने दोनों हाथ, जो कि अभी भी आपस में जुड़े हुए थे और कानों रहे थे, उन्हें अपने चेहरे के सामने लाकर अपना सर बार बार हाँ में हिला देता है। रमा अंदर कमरे के दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी भी आंखें नम हो जाती है और 2 बूंद आंसू लुढ़ककर गाल पर आ जाते हैं। रणधीर चौधरी वहां से आगे बिना कुछ कहे उनके घर से बाहर आकर, इस शांत वातावरण में रणधीर चौधरी के घर से बाहर जाने पर उनके पैरों की आवाज रमा साफ साफ सुन रही थी। रणधीर चौधरी अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को घर चलने को कहते हैं। रणधीर चौधरी की आंखों में एक खालीपन साफ देखा जा सकता था। रमा रणधीर चौधरी के बाहर जाने के बाद अपने पति से आकर सवालिया नजरों में आंसू लिए भीगे गले से कहती हैं, क्या बड़े मालिक उसी लड़की की बात कर रहे थे जिसे आपने 6 साल पहले बचाया था? क्या आप जानते हैं उस लड़की के साथ वो सब किसने किया था? किस वचन की बात कर रहे थे बड़े मालिक? मांगेराम तो अभी भी चुपचाप किसी बर्फ की तरह जमासा सुन खड़ा था। रमा जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं, बोलिए जी, मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोलिए, मैं सच जानना चाहती हूँ। ऐसा कौन है वो जिसको बचाने के लिए बड़े मालिक खुद चलकर हमारे घर आ गए? मांगेराम कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने आशी को बचाया था। आखिर किस वचन की बात कर रहा था रणधीर चौधरी? क्या आशी कभी जान पाएगी अपने गुनहगार के बारे में? कब तक मांगेराम अपने वचन से बंधे रह पाएंगे? एपिसोड 90 आई एम हियर बडी। एक स्पोर्ट्स बाइक हवा को चीरते हुए आकर हवेली के अंदर मैन एंट्रेंस पर तेज आवाज के साथ रुकती है। ब्लैकआउट पहने बाइक पर बैठा शख्स अपने हेलमेट को उतारकर अपने गर्दन को नामे हिलाकर अपने कंधे तक आते घुंघराले बालों को ठीक कर च्युइंगम चबाते हुए स्टाइल मारते हुए राउडी स्टाइल में बाइक से नीचे उतर जाता है और खुद में ही बड़बड़ाता है, ओहो, ये बड़ी भी ना कहा गांव में आकर फंस गई। वो 2 ही कदम आगे बढ़ा होगा कि तभी सामने से फोन पर बात करते हुए आता हुआ अक्ष से टकरा जाता है और अक्ष को वो अपनी बाहों में पकड़ लेता है। अक्ष तो अपने सामने उस खूबसूरत से चेहरे में कहीं खोसा जाता है। अक्ष को अपनी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। अक्ष की काली गहरी आंखें सामने वाले की नीली आंखों में कहीं खोसा जाता है। सामने वाले की आवाज सुन अक्ष अपने खोई हुई दुनिया से बाहर आता है। ओ हेलो मिस्टर, मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ, अब घूरना बंद करोगे मुझे? तुम छोड़ोगी तब ना। अक्ष ने इतना की कहा था कि उसकी एक चीख निकल जाती है। सामने खड़ी उस नीली आंखों वाली लड़की ने उसे जमीन पर गिरा दिया। अक्ष छोटी नजरें कर घूरते हुए उस लड़की को देख रहा था।
वो लड़की अक्ष को देख एक किल स्माइल कर देती है और अपनी आंखों में शरारत लिए एक आईब्रो उचकाते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो मिस्टर, तुमने ही कहा था छोड़ने के लिए, मैंने छोड़ दिया। इतना कह अपनी च्यूगम से अपने मुंह से गुब्बारा फुलाते हुए अपने दोनों कंधे ऊपर उठाकर अपनी बाइक की चाबी एक झनझनाहट की आवाज के साथ अपनी उंगली में घुमाते हुए अपने फुल कॉन्फिडेंस से इतराते हुए हवेली के अंदर चली जाती हैं। अक्ष तो वही जमीन पर बैठे बैठे उस लड़की को अंदर जाते देख रहा था, जब तक कि वो उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गई। अक्ष अपने दिल की बेकाबू धड़कनों को काबू कर अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, यार अब तू क्यों बगावत करने पर तुला है। तभी पीछे खड़ा आदि अक्ष को टीस कर कहता है, ओ हम भी तो जाने ये दिल किसके लिए तुमसे बगावत करने पर उतर आया, बता जरा कौन है वो, इसी मंडप में तुम्हारी भी शादी करवा देंगे। अक्ष खड़े होते हुए अपने कड़े झाड़कर आदि से कहता है, बेटा जाकर अपने ऊपर ध्यान दो, वो तुम्हारा साला अपनी हरकतों पर आ गया ना तो तुम्हें पता होगा कि ये शादी तो फिर कोई नहीं करवा सकता। आदि सीरियस होकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता ब्रो कि तुम मुझसे बड़े हो, तो पहले शादी होनी चाहिए, वैसे मेरी तो 3 दिन में हो ही जाएगी, तुम मेरे साले की टेंशन मत लो, अपनी की टेंशन लो, कहीं तुम्हारा ये दिल जुड़ने से पहले ही ना टूट जाए। वो नीली आंखों वाली लड़की अंदर लिविंग एरिया में एंटर करती है। वो तो अपने ही अंदाज में चलकर आ रही थी, वो नीचे नहीं देख रही थी। सामने से एक गुस्से से भरी तूफानी आवाज उस लड़की के कानों में पड़ी तो वो अपने कदम वही रोक लेती है। ये नीली आंखों वाली दिखाई नहीं दे रहा, मेरी बहू ने इतनी मेहनत से ये रंगोली बनाई और तूने खराब कर दी। वो लड़की नीचे देखती है तो सच में वो बड़ी ही खूबसूरत रंगोली के डिज़ाइन के ऊपर खड़ी थी। वो भी कहा अपने एटीट्यूड को दबाने वाली थी। वो एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस से कहती हैं, गलती मेरी नहीं आपकी बहू की है जिसने रंगोली रास्ते में बनाए। बुआ जी गुस्से से कहती हैं, तो तुम नीचे देखकर नहीं चल सकती। वो लड़की, आपको पता चाहिए ग्रैनी की न्यारा कभी नीचे देखकर नहीं बल्कि सामने देखकर चलती। तभी एक सीटी की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज जाती है। उस ओर जब न्यारा और रत्ना देवी देखती है तो वहां अर्जुन था, जो कि सीढ़ियों से उतरते हुए अपने लाइट येलो कलर के कुर्ते की बाजू को फोल्ड करते हुए नीचे उतर रहा था। रत्न देवी अपनी लाल आंखों से अर्जुन की ओर देखते हुए कहती हैं, तो ये नीली आंखों वाली तुझसे मिलने आई है, तभी इसकी संगत में रहकर बिगड़ कर गया है तू। अर्जुन पलटवार करते हुए कहता है, मैं तो आज ही इनसे मिला हूं, लेकिन मेरी संगत तो बचपन से ही ऐसी है, आपके साथ जो रहा हूं मैं, शायद वो बचपन में घुटी आपने मुझे पिलाई थी उसी का असर है ये। अर्जुन उस घुटी की बात कर रहा था जो बच्चे के पैदा होने पर फैमिली का बड़ा उस बच्चे को एक शहद की घूंटी पिला दी। रत्ना देवी का मुंह बन जाता है और उनका गुस्सा शिखर पर चढ़ जाता है। अर्जुन अब चलते हुए रत्ना देवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। नीली आंखों वाली लड़की कहती है, हे ग्रानी, अपना मेलोड्रामा बंद करे प्लीज, मैं अपने बड़ी से मिलने आई हूँ। इतना कह वो अपनी चीगम से गुब्बारा बनाकर फोड़ते हुए रत्ना देवी के सामने आकर खड़ी हो जाती। नीली आंखों वाली लड़की क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट के साथ जोर से आवाज लगाती है, आई एम हियर बडी। आशी जो अपने रूम में रेडी हो रही थी, आशी के हाथ से इयरिंग वो आवाज सुन नीचे गिर जाता है, जिसे वो अभी अपने कान में पहनने वाली थी। आशी जल्दी से नीचे से इयरिंग उठाकर अपने कान में पहन लेती है और जल्दी से रेडी हो नीचे दौड़ते हुए आती है, क्योंकि आशी जानती थी कि अगर वो लेट हो जाएगी तो वो नीली आंखें वाली पूरे घर को अपने सर पर उठा लेगी। बार बार आशी जब तक नीचे नहीं आई तब तक नियारा बड़ी बड़ी ही चिल्ला रही थी। आशी को अपने सामने देख नियारा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको